आज हमारा जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है आपातकालीन प्रावधान यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, और मैंने फिर कहा कि जो नए स्टूडेंट्स हैं अगर लाइव भी जुड़े हैं तो आप अगर आगे आप रजिस्टर करते हैं तो पहली दूसरी तीसरी क्लास जो रिकॉर्डेड आपको एप्लीकेशन में मिलेगी उसे जरूर देख लें, जिससे आपको आगे के टॉपिक रिलेट करते बने। दोनों ही सब्जेक्ट, अभी पहला इंडियन पॉलिटी चलेगा, दूसरा सीजीजीएस चलेगा, उसकी रिकॉर्डेड क्लास आप देख लें स्टार्टिंग की। ठीक है, जब आप रजिस्टर करेंगे तब। और आपका ये जो पूरा सब्जेक्ट छूटा है इतने दिनों का, वो आपका साइकिल में आखिरी में फिर से रिपीट होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने यही सारी चीजें ऑफलाइन में बताई थी, थोड़ा सा फिर से रिशेड्यूल हुआ था करके मैं फटाफट दोहरा दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आपातकालीन प्रावधान एकदम एक फ्रेश टॉपिक है। तो सबसे पहली बात, तो जो लोग पढ़े हैं मुझे बताओ कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में है आपातकाल के प्रावधान? 352 से 360। ठीक है, पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 360। एंड फॉर दोज हु आर वेरी न्यू, लेट मी टेल यू कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आप जिस तरह से किसी किताब में यूनिट्स देखते हो, और मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊं अगर नॉर्मली स्कूल कॉलेज का और मैं पूछूं कि बता सकते हो कि कौन से यूनिट में है, और अगर आपने देखी होगी किताब और आप बता देते कि मैम ये यूनिट 5 में, यूनिट 6 में, मैंने उसी तरह से पूछा। हमारे संविधान की जितनी भी चीजें हैं उसका जो यूनिट होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में यूनिट्स बोलो तो वो पार्ट्स होते हैं, भाग। और एज ऑफ नाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग हैं। ठीक है, और 22 भाग यानी मान के चलो किसी किताब की 22 यूनिट। और मैंने अगर कहा कि ये वाला टॉपिक बताओ कौन सी यूनिट में, तो उसी तरह इन लोग ने बताया कि ये वाला टॉपिक कौन से पार्ट में है। तो जैसे इन्होंने कहा पार्ट 18, मतलब मान के चलो संविधान की किताब की भाग 18 यानी कि यूनिट 18 में ये वाला टॉपिक है। एंड वी ऑल नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक, और वो जो रूल्स हैं वो आर्टिकल्स या अनुच्छेदों में लिखे हुए हैं। तो भाग 18 में कहां से कहां आर्टिकल तक ये आपको प्रावधान मिलेंगे, तो 352 से 360 आर्टिकल तक। हैविंग सेड दैट, सभी को पता है कि आर्टिकल्स कितने हैं टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 395। 395 में 352 से 360 के बीच में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भाग का नाम है भाग 18। ये आ गया एक बात, लेकिन एक बैकग्राउंड देने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये तो संवैधानिक प्रावधान हो गया कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो संविधान में कहां पर है। ठीक, टॉपिक को थोड़ा समझते हैं। आपातकाल एक नॉर्मल सा हिंदी और इंग्लिश का वर्ड है, इमरजेंसी, लेकिन अगर प्रशासन में आपातकाल की बात करूं तो वो बिल्कुल अलग चीज होती है। आपातकालीन प्रावधान का मतलब हम ये पढ़ने वाले हैं कि भारत में प्रशासन में जब कभी आपातकाल लगता है तो उस वक्त क्या होता है, वह किन कारणों से लगता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में इमरजेंसी का मतलब है जब कुछ समय के लिए किसी राज्य की शक्तियां केंद्रीकृत हो जाएं। आप सभी जानते हैं कि राज्यों के पास अपनी शक्तियां होती हैं प्रशासन की। राज्य में बाकायदा सरकार होती है, राज्य में विधानसभाएं होती हैं, राज्य में कानून बनाना है तो विधानसभा कानून बनाएगी, राज्य में प्रशासन चलाना है तो सरकार चलाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशंस आ जाएं जिससे कि राज्य की जो भी कार्यकारी और विधायी शक्ति अभी मैंने कही वो कुछ वक्त के लिए सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर पार्लियामेंट के हाथ में चली जाए, तो वो टाइम पीरियड को, उस समय अवधि को आपातकाल कहते हैं, जो जाहिर सी बात है किसी विशेष कारण से ही होगा। तो अगर एक डेफिनेशन में पिरोऊ में, तो ये प्रशासन की वह समय अवधि है, इट इज दैट टाइम पीरियड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जब किसी विशेष कारण से कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए किसी राज्य की जो भी विधायी कार्यकारी शक्तियां हैं वो केंद्रीकृत हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग पहले से अवधारणाओं से वाकिफ हैं, किसी राज्य में कुछ वक्त के लिए संघात्मक शासन की जगह एकात्मक शासन आ जाता है, यानी फेडरल स्ट्रक्चर की जगह यूनिटरी स्ट्रक्चर आ जाता है। इसका क्या मतलब है? मैंने उस फ्रेज को रिप्लेस कर दिया। मैंने कहा राज्य की शक्तियां केंद्र के पास चले जाएंगी, राज्य की शक्तियां उनके पास रहेंगी, मतलब उस टाइम तक के देश में संघात्मक शासन है, केंद्र अलग काम कर रहा है, राज्य अलग काम कर रहा है, उसको अपन संघात्मक बोलते हैं, फेडरल। और अगर राज्य की शक्तियां केंद्र के पास चली गई तो फिर ये होता है एकात्मक शासन यानी कि यूनिटरी स्ट्रक्चर। ठीक है ना?
तो मैंने कहा अगर कुछ समय के लिए किसी क्षेत्र का संघात्मक जो व्यवस्था है वो सस्पेंड कर दी जाए, थोड़ी देर के लिए टाल दी जाए और उस क्षेत्र में एकात्मक व्यवस्था लगा दी जाए ना, सेंटर का पूरा पावर आ जाए, तो उस टाइम पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? आपातकाल। ठीक है, तो जो परिभाषा मैंने बताई उसको मैंने शब्दों में भी ढाली है। यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। देखो सारे क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे होंगे, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए सेकेंड वाली लाइन में पढ़ेंगे, प्रशासन में एक ऐसी समय अवधि जब किसी विशेष कारण से कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, किसी क्षेत्र में, पूरे देश में जरूरी नहीं, संघात्मक ढांचे को स्थगित करके एकात्मक ढांचा लगा दिया जाता है। एज आई टोल्ड यू दीज टू वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। संघात्मक मतलब फेडरल एंड एकात्मक मतलब यूनिटरी। संघात्मक मतलब मैंने कई दफे बताया जहां केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्तियां होती है, और एकात्मक मतलब पूरे देश की कमान केवल केंद्र के पास होती है। भारत में ये वाली व्यवस्था है, केंद्र के पास और राज्य के पास, दोनों के पास शक्ति है। कुछ दिनों के लिए व्यवस्था को आपने सस्पेंड कर दिया, स्थगित कर दिया, और उतने समय के लिए आपने देश में एकात्मक ढांचा लगा दिया, यानी कि पूरा पावर केंद्र के पास दे दिया, तो वो टाइम पीरियड को ही, उस समय अवधि को ही अपन क्या बोलते हैं? आपातकाल। ठीक है, कारण कुछ विशेष होगा, कुछ समय के लिए ही होगा, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए ही होगा। ये परिभाषा आगे स्लाइड में इंग्लिश में भी है। एक बार अगर मैं इंग्लिश में इस पूरी परिभाषा को दोहराऊं तो ये कुछ ऐसा है, इट इज दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन द एडमिनिस्ट्रेशन wherein because of a special reason and for certain time period at a particular region the federal structure of administration is suspended and unitary structure is imposed। ठीक है, ये वही चीज है, मैंने सिर्फ इसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज में आपको बता दी है। आई होप समझ में आया। ठीक है, इन शॉर्ट, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, जैसे कि इसमें बाद में लिखा है कि यहाँ पर शक्तियां जो हैं वो केंद्रीकृत हो जाती हैं, पावर सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। ये आपातकालीन प्रावधान है। देखो आपातकाल की 3-4 वेरिएंट है ना, पढ़ते पढ़ते मैंने कई बार नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी बताई है। ठीक, स्टेट इमरजेंसी बिल्कुल अलग है, नेशनल इमरजेंसी बिल्कुल अलग है, फाइनेंशियल इमरजेंसी बिल्कुल अलग है, इसके अभी टाइप्स अपन पढ़ने वाले हैं, पर सब में एक वर्ड कॉमन है, इमरजेंसी। तो ये डेफिनेशन किसी एक प्रकार की इमरजेंसी की नहीं, ये ऑन एंड ऑल इमरजेंसी की डेफिनेशन। अगर नेशनल इमरजेंसी लग रही है तो ये ऐसी स्थिति पूरे देश में रहेगी जो मैंने परिभाषा में बताई, क्षेत्र पूरा देश होगा। अगर स्टेट इमरजेंसी तो किसी पर्टिकुलर स्टेट में होगी, और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो फिर सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रीम में पावर सेंट्रलाइज हो जाएंगी, सिर्फ वित्तीय जो क्षेत्र होता है वहां की शक्तियां जो किसी राज्य की वो केंद्र के पास चली जाएंगी, सिर्फ वित्तीय शक्तियां केंद्र के पास चली जाएंगी। तो इमरजेंसी वर्ड जो है वो तीनों में कॉमन है, इसलिए मैंने एकदम जनरलाइज डेफिनेशन बताई, वो तीनों में फिट बैठती है। अब वो नेशनल इमरजेंसी है तो थोड़ा सा क्षेत्र अलग हो जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो फील्ड अलग हो जाएगी, किसमें इमरजेंसी लग रही है करके। ठीक है, कुल मिलाकर के बहुत सिंपल सी बात है, कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाए जिसकी वजह से राज्य सरकार राज्य में शासन नहीं संभाल पा रही है, ठीक है, राज्य सरकार के भरोसे या राज्य विधानसभा के भरोसे आप उस क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते। तो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत की एक प्रवृत्ति है कि भारत एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली है, वी आर सच अ फेडरलिज्म wherein unitary biasness is there, यानी केंद्र ज्यादा पावरफुल है। तो जब सेंटर ये देखता है कि यार स्टेट गवर्नमेंट नहीं संभाल पा रही है, किसी क्षेत्र में चीजें क्षेत्रीय स्तर पर नहीं संभाली जा रही है, तो फिर वो पावर को अपने हाथ में ले लेता है कुछ दिनों के लिए, इसी को अपन इमरजेंसी देते हैं। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से कारण है जब ऐसा होता है। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये इमरजेंसी के प्रावधान कहीं ना कहीं हमारी फेडरल सिस्टम को रप्चर करते हैं, यानी कि हमारे संघात्मक ढांचे को ध्वस्त करते हैं कुछ दिनों के लिए, इसलिए इसका इस्तेमाल रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन में होना चाहिए। जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक आपातकालीन प्रावधानों का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि आपातकालीन प्रावधान सीधा सीधा हमारे केंद्र राज्य शक्तियों के विभाजन को प्रभावित कर रहा है। राज्य सरकार की शक्तियां, राज्य विधानसभा की शक्तियां ऐसे चली जा रही कुछ दिनों के लिए, और इस वजह से साफ लिखा संविधान में इमरजेंसी का मतलब ये है कि इमरजेंसी हुई तभी आपको करना है, मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां जो लिखी हुई है वो आई तभी करोगे, बेवजह आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। आपातकाल लगाना बहुत मुश्किल है, आखिरी दम तक ये कोशिश की जाती है कि यथास्थिति बनाकर राज्य सरकारों के द्वारा ही परिस्थितियां संभाल ली जाए, तो उसको इम्पोज करना, यू विल सी कि वो प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है।
और उसको हटाना बहुत आसान है। जैसी ही परिस्थितियां ठीक हुई तुरंत हटाया जाए, साफ निर्देश है। मान के चलो मैंने आपातकाल किसी भी तरह का कहीं पे लगा दिया कि यार कुछ दिनों के लिए वहां पे सेंटर का रूल चलेगा, और मान के चलो मैंने बोला कि अगले 6 महीने के बाद हम रिव्यू करेंगे कि उसको ठीक करें कि नहीं करें। अब पता चला दूसरे दिन वहां की स्थितियां ठीक हो गई, आज लगाया दूसरे दिन ठीक हो, दूसरे दिन हटा लो तुम। मतलब इसका ना कोई लॉक पीरियड नहीं होता कि आपने आपातकाल लगाया है किसी क्षेत्र में और फिर 6 महीने तक ही वो लगा रहेगा या साल भर तक लगा रहेगा, उसके बाद ही हटाओगे, ऐसा नहीं। मतलब आखिरी हथियार के रूप में आपको इस्तेमाल करना है। यू शुड बी द लास्ट टू इम्पोज द इमरजेंसी एंड यू शुड बी द फर्स्ट टू रिमूव इट। ठीक है, आखिरी तौर पे आपको लगाना है और सबसे पहला डिसीजन उसको हटाने का होना चाहिए। ये आपातकाल की स्थिति तो बहुत रेयर कंडीशन में लगता है ये पहली बात, यानी कि सरकार को जवाब देना पड़ता है, वो जवाबदेह हो जाती है कि आपने आपातकाल क्यों लगाया। ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम इमरजेंसी प्रोविजन बोलते हैं। ठीक, आप देख पा रहे हैं कि इसमें पूरा पावर सेंट्रलाइज्ड हो जा रहा है। इस वजह से जो मैं संघात्मक एकात्मक का कॉन्सेप्ट आपको बताई हूं, ये एक तरह का एकात्मक प्रावधान है। इट इज अ यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम जितनी भी चीज पढ़ रहे हैं उस पर एक क्वेश्चन आता है कि बताइए संविधान का संघात्मक प्रावधान है कि एकात्मक, यानी कि फेडरल फीचर है या यूनिटरी। तो ध्यान रखेंगे कि फेडरल फीचर हर वो फीचर होता है जहां आपको राज्य में पावर दिख रहा है, राज्य का इंपॉर्टेंस दिख रहा है, और यूनिटरी फीचर हर वो फीचर होता है हमारे संविधान का जहां सेंटर ज्यादा पावरफुल दिख रहा है। अब जैसे आपातकाल की बात करूं मैं, तो यहाँ सेंटर ज्यादा पावरफुल दिख रहा है, तो ये किस तरह का फीचर है? यूनिटरी फीचर। जैसे कि आपको मैंने गवर्नर में बताया था कि राज्यों में गवर्नर होंगे, इससे ये समझ में आ रहा है कि राज्य में एक मुखिया बैठाया जाएगा, यहाँ राज्यों का पावर दिख रहा है। तो गवर्नर के पद का अस्तित्व एक संघात्मक विशेषता है हमारे संविधान की, क्योंकि वो राज्यों के अस्तित्व को दिखा रही है, राज्यों के महत्व को दिखा रही है कि राज्य में गवर्नर होंगे। पर गवर्नर की केंद्र द्वारा नियुक्ति ये एकात्मक प्रावधान है। तो जहां गवर्नर का राज्यों में अस्तित्व संघात्मक प्रावधान है, यानी जो स्टेट के इंपॉर्टेंस को दिखा रहा है, वहां हम जानते हैं कि वही गवर्नर जो स्टेट में होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? सेंटर। तो ये वाला प्रावधान कैसा है? एकात्मक है, यूनिटरी है, क्योंकि वो सेंटर की पावर को दिखा रहा है। तो आपको बस इसी तरह से उस क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि जहां आपको स्टेट का कुछ इंपॉर्टेंस या रोल दिखा किसी प्रावधान में, तो फिर वो संघात्मक है, और जहां आपको सेंटर ज्यादा पावरफुल दिखा तो वो फिर क्या है? एकात्मक। तो आपसे पूछा जाए आपातकाल किस तरह का प्रावधान है, तो एकात्मक है। इंग्लिश में इट इज यूनिटरी, यूनिटरी। गॉट इट? ठीक है, पहली चीज ये एकात्मक प्रावधान है। दूसरा मैंने परिभाषा बता दिया। ठीक, तीसरा मैंने कहा कि इसमें केंद्रीकृत हो जाते हैं पावर्स। राज्य सरकार या राज्य का जो प्रशासन है वो किसी तरह के आपातकाल में पूरी तरह भंग कर दिया जाता है, और किसी तरह के आपातकाल में वो रहता है पर शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। देखो, इंपॉर्टेंस ये है इमरजेंसी का कि स्टेट के पास पावर नहीं रहेगा, पर मैंने ये नहीं कहा कि स्टेट में गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी। आपातकाल की जनरल परिभाषा में मैंने ये नहीं बोला कि स्टेट में विधानसभा और गवर्नमेंट भंग कर दी जाए, वो उसकी वैरायटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक तरह की इमरजेंसी होती है जिसमें राज्य सरकार विधानसभा सब भंग करके सेंटर के पास पावर चले जाता है, और एक ऐसी इमरजेंसी रहती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट विधानसभा सब रहती है, बस पावर सेंटर के पास चले जाता है। तो राज्यों में प्रशासन का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, ये इमरजेंसी के प्रकार पर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, लेकिन इतना है कि राज्य सरकार रहे या ना रहे, या तो उसका अस्तित्व समाप्त होगा या तो महत्व समाप्त हो जाएगा, पावर सीधा सीधा किसके पास चले जाएगा? सेंटर के पास। ठीक है, समझ में ये बात? तो ऑल दीज आर द वेरी बेसिक थिंग की कंसेप्ट आप सबसे पहले समझें। हम सभी जानते हैं कि शेड्यूल 7 में शक्तियों का विभाजन है, एक केंद्रीय सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। जो नए हैं उनको मैं बता दूं, जैसे मैं बार बार फेडरल शब्द की बात कर रही हूँ, तो फेडरल शब्द में ऐसा है कि हमारे यहाँ केंद्र संसद को कुछ विषय सूची दी गई है कि आप इन चीजों पर कानून बना सकते हैं, और उसमें विधानसभाएं जो राज्य में होती है वो कानून नहीं बना सकती, और कुछ चीजें राज्य को दी गई है कि आप इन चीजों पर कानून बना सकते हैं, इस पर सेंटर कभी कानून नहीं बनाएगा। कानून बनता है ना संसद विधानसभा में, तो उनके पास अलग अलग सब्जेक्ट मैटर है कि जिसपे आप कानून बना सकते हो, और एक सूची है समवर्ती सूची जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये शक्तियों का विभाजन कर दिया गया कि भाई आप लोग इस पर रूल बनाओ, इन लोग इस पर रूल बनाएंगे, एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करना। ठीक है, लेकिन जब इमरजेंसी होती है तो यहाँ पर
जो स्टेट लिस्ट होती है, राज्य सूची, इस पर भी कौन कानून बना सकता है? सेंटर। बहुत कॉमन सेंस की बात है, बस मैंने उसको शब्दों में ढाल दिया। ठीक है, स्टेट लिस्ट पर राज्य विधानसभा में कानून बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि सारा विधायी पावर ही सेंटर के पास चला जा रहा है, तो उस टाइम स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे भी कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा, यानी पार्लियामेंट बनाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये जो शक्तियों का विभाजन है वो भी स्थगित हो रहा है कुछ समय के लिए। ठीक है, सो दैट इज इट। ये एक तरह से कंसेप्ट हो गया कि आपातकाल क्या है। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताएं मुझे। बहुत सारे लोग लाइव जुड़े हैं। राइट एनी ऑफ द कमेंट लाइक गुड मॉर्निंग और कुछ भी आप हेलो गुड मॉर्निंग लिख सकते हैं, ताकि आपके नाम मुझे पता चले। मैनी ऑफ यू व्यूइंग दिस लाइव। और अगर आप ऐसे खास तौर पे कोई डेमो है तो डेमो जरूर लिखें। आप सिर्फ डेमो भी लिखेंगे तो पता चल जाएगा, आपका नाम अपीयर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बड़े। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट था कि आपातकाल क्या है, और मैंने आपको बता दिया कि वो पार्ट 18 में है, आर्टिकल 352 से 360 के बीच में ये दिया हुआ, भाग 18 में। ठीक है, अब ये जो आपातकाल होता है भाग 18 में, ये 3 प्रकार का है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। बताया मैंने पहले भी ये राष्ट्रपति पढ़ाते वक्त, लेकिन अब हम आपातकाल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज इन इंडिया। पहली वाली कहलाती है नेशनल इमरजेंसी, हिंदी में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। दूसरा कहलाता है स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल 356। तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल 360। ठीक, 352, 356, 360, these are few of the most important आर्टिकल्स जो डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, सीधा सीधा ये आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है। जैसे मैं आपको कहती हूँ पूरे आर्टिकल नहीं रटने, पर बीच बीच में आपको मैं ऐसे आर्टिकल्स बता रही हूँ जो डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल, और 360 में तीसरे प्रकार का आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ओके। अगली बात ध्यान रखिए, ये जो स्टेट इमरजेंसी मैंने लिखा है ना, इसी का ही दूसरा नाम है प्रेसिडेंट रूल। हिंदी में अपन लोग बोलते हैं ना राष्ट्रपति शासन, इसको अपन प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, इसी को है, वो कोई अलग चीज नहीं। आम लोगों ने राज्य आपातकाल भले नहीं सुना होगा, पर राष्ट्रपति शासन सभी ने सुना है, तो वो यही चीज है। इसके अलावा इसका एक और नाम है, इसको अपन संवैधानिक आपातकाल भी बोलते हैं। संवैधानिक आपातकाल, इंग्लिश में अपन बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक आपातकाल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। आई एम नॉट येट गेटिंग एनी ऑफ योर कॉमेंट्स। मैनी पीपल आर लाइव हियर, 7, 8, 10 कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। आप में से कोई भी डेमो हो तो इसमें जरूर लिखे। नॉर्मल स्टूडेंट्स पे लिख सकते हैं, ताकि मुझे आपके नाम पता रहे कौन कौन देख रहे हैं। ठीक है, तो राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक आपातकाल, वन एंड द सेम थिंग। कहीं पर भी आए तो वर्ड में कंफ्यूज मत होना। मतलब मैंने देखा है कि संवैधानिक आपातकाल करके 1-2 बार क्वेश्चन पूछा ना, तो लोग समझ नहीं पाए। लोगों को लगा कि यार संवैधानिक आपातकाल तो तीनों ही आपातकाल है, तीनों ही संविधान में है ना, तीनों ही संविधान में, तो संवैधानिक आपातकाल तो तीनों होने चाहिए। तो उसमें लोग कंफ्यूज हो गए थे। बट इसकी किसी विशेष कारण से, मैं कारण बताऊंगी आपको, विशेष कारण से इस आपातकाल को, राज्य आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये देख ले। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको कंपैरेटिव तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक एक पढ़ाने की जगह कि नेशनल इमरजेंसी क्यों लगती है, क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, राज्य आपातकाल क्यों होता है, वित्तीय आपातकाल क्यों होता है, क्या होता है, उसको एक एक करने की जगह हम थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे। जैसे मैंने लोकसभा राज्यसभा पढ़ाई है आपको, या दूसरे टॉपिक्स पढ़ाए। मैं इसमें 2 चीजें कंपेयर करूंगी, नेशनल इमरजेंसी एंड स्टेट इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अलग से पढ़ाऊंगी। ठीक है, अलग से पढ़ाऊंगी, मतलब ये एक ऐसा आपातकाल है जिसके बारे में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, पहली चीज। और उसकी वजह यह है कि भारत में आज तक नहीं लगा। भारत में वित्तीय आपातकाल आज तक कभी नहीं लगा। तो सबसे फेमस क्वेश्चन ही यही है इसका कि बताइए वित्तीय आपातकाल भारत में कितने बार लगा है। आंसर है 0, कभी नहीं लगा। ठीक है, तो क्योंकि कोई चीज कभी भारत में लगी नहीं है ना, सिर्फ किताबों में रह गई है अभी तक के, इस वजह से उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कम बनते हैं। जब कोई चीज इम्पोज होती है तो उस पर कई चेंजेस होते हैं। आप कोई किताबी चीज को लागू करो
उसके प्रभावों को देखो तो उसमें संशोधन की गुंजाइश निकलती है, ऐसा करना था वैसा करना था, फिर चेंजेस होते हैं, उसकी स्टोरीज बनती कि ऐसा लगा था तो फिर ये हुआ था वो हुआ था। ऐसी कोई कहानी हमारे पास वित्तीय आपातकाल की है नहीं, इसलिए जो ओरिजिनल लिखा है वही है, तो वो रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो दो तरह के आपातकाल भारत में अक्सर लगे हैं वो ये दोनों हैं। सबसे ज्यादा तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति शासन। आपने अपने रहते रहते मेरे ख्याल से एक ही तरह का आपातकाल देखा होगा, वो है राष्ट्रपति शासन। इमरजेंसी जो आखिरी नेशनल वाली लगी थी वो तो 1976 में लगी थी, वो 1975-76 में, अब इंदिरा गांधी वाली है ना, तो उस टाइम तो कोई था ही नहीं। तो आपने अपने जीवन काल में अगर कोई आपातकाल देखा होगा तो राज्य आपातकाल देखा होगा, 2-3 जगह अलग अलग बार लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा ये वाली इमरजेंसी लगी है, फिर 3 बार ये वाली लगी है, ठीक है, और ये कभी भी नहीं लगी। तो हम जो पढ़ेंगे हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, पर तुलनात्मक रूप से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। तो एक कंपैरिजन टेबल मैंने ड्रॉ किया हुआ है नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी का। गुड मॉर्निंग सरिता, रेणुका, गौतम, गुड मॉर्निंग। ओके, हाँ बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले ये जो अगर मैं डिफरेंस टेबल या कंपैरिजन टेबल ड्रॉ करके बता रही हूं का मतलब साफ है भाई कि कुछ कॉमन पॉइंट्स भी अपन लोग देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है एरिया, क्षेत्र, कि अगर मैं नेशनल इमरजेंसी बोलती हूँ तो वो कहाँ लगती है एग्जैक्टली, और स्टेट इमरजेंसी बोलती हूँ तो वो कहाँ एग्जैक्टली लगती है, क्षेत्र, ठीक है। तो पहली चीज है एरिया। नेशनल इमरजेंसी जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है पूरे देश में लगाई जा सकती है, और स्टेट इमरजेंसी जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है किसी राज्य विशेष में लगाई जा सकती है। जैसे स्टेट इमरजेंसी छत्तीसगढ़ में लगी, तमिलनाडु में लगी, है ना, मध्य प्रदेश में लगी, मणिपुर में अभी आपने देखा। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो एक स्टेट में लगती है, इसी को अपन राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, ठीक। नेशनल इमरजेंसी नाम से समझ में आ रहा है पूरे नेशन में लगती है, पर नेशनल इमरजेंसी की एक बात ध्यान रखिए, मैंने लिखा है किसी क्षेत्र या पूरे देश। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में ही लगे, वो भारत के किसी एक क्षेत्र में, कुछ राज्यों के समूहों में या पूरे देश में लगाया जा सकता है। ऐसा भारत में हुआ नहीं है भले कभी, जब भी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा वो पूरे देश में ही लगा, एक साथ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई पूरे कंट्री के लिए, ठीक है। भारत की जो भी प्रशासनिक सीमाएं हैं वहां तक के इमरजेंसी का प्रभाव रहेगा। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के लिए संवैधानिक प्रावधान यह है कि जरूरी नहीं है कि आप पूरे देश में लगाओ, आप एक राज्य में भी लगा सकते हो, आप 2 राज्य के समूह में भी लगा सकते हो, आप एक पूरा पश्चिम भारत, पूर्व भारत, दक्षिण भारत में भी लगा सकते हो, और आप चाहो तो पूरे देश में भी लगा सकते हो। तो मिनिमम एरिया ऑफ इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज अ स्टेट। न्यूनतम अगर आप किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हो तो वो एक राज्य है। ऐसा भी हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में कल को नेशनल इमरजेंसी लग गई, ठीक है, छत्तीसगढ़ में नेशनल इमरजेंसी लग गई, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्टेट इमरजेंसी की बात करूं तो उसका एक ही एरिया है, स्टेट। आप ये नहीं बोल सकते कि उसको कुछ जिलों में भी लगा सकते हो, पूरे राज्य में भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं। वो लगेगा तो छत्तीसगढ़ में ही लगेगा या किसी स्टेट में ही लगेगा, वो किसी तहसील जिले में नहीं लगेगा, वो पूरा एक स्टेट में इम्पोज होता है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी न्यूनतम एक राज्य में लगाई जा सकती है, अधिकतम पूरे देश में, और स्टेट इमरजेंसी एक राज्य में ही लगेगी। तो इस पर मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि मैम अगर नेशनल इमरजेंसी किसी एक राज्य में लगे तो फिर तो वो स्टेट इमरजेंसी जैसी हो गई। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लगा, और मैंने कहा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आपातकाल लगा। अब एक ही राज्य में तुम राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहे हो तो वो राष्ट्रीय आपातकाल तो राज्य आपातकाल जैसे होगी, क्योंकि एक राज्य में लगा रहे हो। तो डिफरेंस क्या हुआ? आपकी लक्ष्मीकांत की बुक ये बोलती है कि नेशनल इमरजेंसी अगर आपने एक स्टेट में लगाई, मान के चलो, वो पूरे देश में भी लग सकती है, एक स्टेट में भी लग सकती है। अगर नेशनल इमरजेंसी एक स्टेट में लगी तो इट विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू स्टेट इमरजेंसी। ये नहीं वह राष्ट्रीय आपातकाल जो किसी एक राज्य विशेष में लगाया गया है वो राज्य आपातकाल के समतुल्य माना जाएगा, ठीक है। बट प्रैक्टिकली ये बात गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक राज्य में सिर्फ लगने से आप राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल की परिभाषा नहीं बदल सकते। दरअसल दोनों के अपने विशेष कारण होते हैं, आपको कारण देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो उसका कारण बिल्कुल अलग होगा, और छत्तीसगढ़ में राज्य आपातकाल लगा तो कारण बिल्कुल अलग होगा और प्रभाव भी अलग होगा। जैसे बहुत नॉर्मल सा आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं,
ये मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि जब तक नेशनल इमरजेंसी कहीं पर भी लगी है, लोगों से फंडामेंटल राइट छीन लिए जाते हैं, पर ये स्टेट इमरजेंसी में नहीं होता। तो मान के कल को छत्तीसगढ़ में नेशनल इमरजेंसी लगी तो हमारे नागरिक अधिकार चले जाएंगे कुछ दिनों की, पर वो राज्य आपातकाल लगेगा तो नागरिक अधिकार नहीं जाएंगे। तो यार सिर्फ आपातकाल शब्द होने से और एक क्षेत्र में लगने से मतलब ये नहीं कि राष्ट्र और राज्य सेम हो गए, नहीं, कारण अलग है, प्रभाव अलग है। तो ये जो लाइन है ना, इसका मैं साफ खंडन करती हूँ कि भाई किसी एक राज्य में अगर आपने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया तो राज्य आपातकाल के समतुल्य माना जाएगा, ऐसा नहीं है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपको देखना पड़ेगा कि किसी राज्य में लगाए तो किस कारण से लगाए और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि नेशनल इमरजेंसी है कि स्टेट। क्लियर है चीज? ठीक, समझ में आया? कहाँ लग सकता है नेशनल इमरजेंसी? एक स्टेट में, कुछ स्टेट के ग्रुप में, या पूरे देश में। और स्टेट इमरजेंसी एक स्टेट में लगेगी, दैट इज इट। अब बात आती है उन कारणों की जिसकी वजह से आपातकाल लगता है। सेकंड है रीजंस, कारण। तो नेशनल इमरजेंसी जैसे कि मैंने कहा कुछ विशेष कारणों से ही लगाई जा सकती है। दिए गए इन कारणों के अलावा किसी भी और कारण से आपातकाल नहीं लग सकता। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। इंग्लिश में अपन कहते हैं वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, मैं फिर से इसको दोहरा देती हूँ, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन, ये तीन ही कारण हैं जिसकी वजह से आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो, उसके अलावा नहीं। और इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि भारत की सुरक्षा खतरे में होगी। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया विल बी अंडर थ्रेट, तभी आपको ये आपातकाल लगाने का मौका मिलेगा। पहला, युद्ध। अगर भारत किसी युद्ध की स्थिति में है, हम किसी भी नेबरिंग या दूर की कंट्री के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है देश की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है। दूसरा, बाह्य आक्रमण। हम युद्ध नहीं कर रहे पर हम पर अटैक हो रहा है, हम काउंटर अटैक्स नहीं कर रहे हैं, पर बॉर्डर पर जैसे आपने कई बार पाकिस्तान या चीन की बॉर्डर्स पे देखा होगा कि अटैक्स होते रहते हैं, बट हम नहीं काउंटर अटैक कर रहे, और ऐसा कोई बहुत बड़ा हमला हो रहा है और हम अभी तक नहीं वापस जवाब दिए हैं, तो वो एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, बाह्य आक्रमण। उस टाइम पे भी देश की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में होगी। ठीक है, ये दो कारण जो हैं वो देश के बाहर हैं। युद्ध चल रहा है तो भी खतरा बाहर से है, सीमा पार से, और बाह्य आक्रमण से भी खतरा सीमा पार से है। तो ऐसे टाइम पर जब देश की सुरक्षा बाहरी कारणों की वजह से खतरे में है और आपने आपातकालीन नेशनल इमरजेंसी लगाई है, तो आप उसको कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगाए हो तो इसको बाह्य आपातकाल बोलते हैं, बाह्य आपातकाल। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी या बाह्य आपातकाल कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। नेशनल इमरजेंसी में ही, जब नेशनल इमरजेंसी युद्ध या बाहर के आक्रमण की वजह से लगती है तो खतरा बाहर की चीजों की वजह से होता है। इस वजह से जो आप आपातकाल लगाते हो वो बोलते हो बाह्य आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी का ही टाइम है बाह्य आपातकाल। ठीक है, और तीसरा कारण देखो, सशस्त्र विद्रोह। यहां पे खतरा देश की सीमाओं के अंदर ही है। अब वो क्या खतरा है? मान के चलिए प्रशासन के खिलाफ वायलेंट रिवोल्ट्स, यानी कि सशस्त्र विद्रोह, हिंसात्मक गतिविधियां होने लगे, प्रशासन के खिलाफ लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रदर्शन कर रहे हो, प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं हमले हो रहे हो, कुछ ऐसा जिसमें स्थितियां बहुत गंभीर हो जाएं और लोग हिंसा पे उतर आए। मतलब मौन पूर्वक विद्रोह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप आर्म्स के साथ विद्रोह कर रहे हो तो ये चिंतनीय बात है, क्योंकि इसमें आम लोगों की सुरक्षा भी खतरे में आ सकती है। तो यहां पर भी देश की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में आती है, तो ऐसे पे भी चाहे तो सेंटर जो है आपातकाल इंपोज कर सकता है। तो अगर देश के लोग या कोई बहुत बड़ा वर्ग प्रशासन के खिलाफ अस्त्र शस्त्र लेकर विद्रोह करने लगे और स्थितियां कंट्रोल में ना आए, तो भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन क्योंकि ये खतरा देश के अंदर ही है, इस वजह से इस तरह की नेशनल इमरजेंसी को हम आंतरिक आपातकाल बोलते हैं, इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये वाले की वजह से जो हुआ वो हो गया इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी, तो ये बाह्य आपातकाल, ये आंतरिक आपातकाल। बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल, समझ में आई बात? तो ध्यान रखना, कहीं पर भी आप बाह्य और आंतरिक आपातकाल पढ़ोगे तो वो कोई नई प्रकार के आपातकाल नहीं है, वो राष्ट्रीय आपातकाल के दो वेरिएंट्स हैं। ठीक है, और इन तीन कारणों के अलावा किसी भी वजह से आप नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते।
और इन 3 कारणों में भी लगाना ही है ऐसा जरूरी नहीं है। जब तक परिस्थितियां काबू से बाहर नहीं हो जाती तब तक नहीं। जैसे शायद आप जानते हो, हमने भारत चीन युद्ध 1962 का भारत चीन युद्ध, 65 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, इस टाइम पे इमरजेंसी लगाई थी। पर कारगिल युद्ध में लगी थी क्या इमरजेंसी? नहीं लगी थी। तो जरूरी नहीं है कि लगे, जब तक परिस्थितियां आपके वश में है आप नहीं लगाएं, बहुत ज्यादा होगा तभी लगाएंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो ये 3 कारण है जिससे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। तो कल को मान के चलो एक राज्य में आपने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया तो भी इन 3 में से कोई कारण होगा। तो मान के चलो छत्तीसगढ़ में सशस्त्र विद्रोह होने लगे और उसकी वजह से इमरजेंसी लगी है, तो आप बोलोगे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आपातकाल लगा। ठीक है, क्योंकि वो बाह्य आक्रमण वाली चीज नहीं होगी, हम बॉर्डर पे नहीं है, बॉर्डर के एरियाज पे ज्यादा खतरा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, तो भारत पाकिस्तान की सीमाओं में जो 4 राज्य आते हैं, कश्मीर आ जाता है, पंजाब आ जाता है ना, और गुजरात आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, ये जो राज्य आता है, हो सकता है कल को इमरजेंसी इन्हीं क्षेत्र में लगा दी जाए, ऐसा भी हो सकता है। पर कभी भी लगी है तो पूरे देश में लगी। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम राज्य आपातकाल के कारणों में। स्टेट इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन। इसका कारण है संवैधानिक तंत्र की विफलता। इंग्लिश में लिखते हैं फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट बिल्कुल अलग कारण है। राष्ट्रपति शासन लगाने का कारण सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, उस पर सिर्फ नेशनल इमरजेंसी लगती है। संवैधानिक तंत्र की विफलता, और संवैधानिक तंत्र की विफलता से कोई कारण कोई आपातकाल लगा तो इसलिए उसको संवैधानिक आपातकाल भी बोला जाता है। मैंने बोला ना स्टेट इमरजेंसी को संवैधानिक आपातकाल भी बोलते हैं। उसकी वजह यही है कि ऐसा आपातकाल जो संवैधानिक तंत्र की विफलता से लग रहा है उसको आप संवैधानिक आपातकाल बोलोगे, दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति शासन बोलोगे, दूसरा स्टेट इमरजेंसी। अब क्या है समझिए, ये सभी जानते हैं, आई एम ओनली पुटिंग वर्ड्स इनटू इट। प्रैक्टिकली आपने राष्ट्रपति शासन देखे क्यों लगते हैं, मैं सिर्फ उसको दोहरा रही हूँ, बता रही हूँ कि क्यों लगते हैं। देखिए, संवैधानिक मशीनरी किसी राज्य की क्या होती है? उस राज्य का प्रशासन। जैसे किसी डिवाइस को मशीनरी चलाती है, रन करती है, उसी तरह से मान के चलिए हमारा राज्य एक डिवाइस है, उसको रन कौन करेगा यार? मशीनरी करेगी। तो सरकार मशीन है उस राज्य की जो उस राज्य को चला रही है। तो यहां पर संवैधानिक मशीनरी का खराब होना मतलब सरकार का विफल होना। राज्य में जो सरकार है अगर वही विफल दिख रही है, ठीक है, अगर संवैधानिक तंत्र की ही विफलता दिख रही है, वही राज्य को ठीक से चला नहीं पा रही है, तब फिर उस राज्य में जो आपातकाल लगता है वो है आपका राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक आपातकाल या राज्य आपातकाल। अब जैसे कि आप लोगों ने मणिपुर वाली स्थिति देखी, आप लोगों ने स्थितियां देखी अलग अलग, जैसे कि जम्मू कश्मीर की स्थिति थी, राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, बहुत पहले दिल्ली में आपने देखा था राष्ट्रपति शासन लगा था 2014-15 की जो पहला वाला इलेक्शन था तब। ठीक, अब एक बात यह है कि स्टेट में जो गवर्नमेंट है, जो पहला तरीका है इसको समझाने का वो ये, स्टेट में गवर्नमेंट है वो स्टेट को रन कर रही है, वो कुछ ऐसा कर बैठती है या कुछ ऐसा नहीं कर रही है जिससे स्टेट के हालात सामान्य हो रहे हैं। तो ऐसे में वहां पे बैठा जो गवर्नर है वो इस चीज का संज्ञान लेता है कि यार स्टेट की गवर्नमेंट स्टेट को ठीक से संभाल नहीं पा रही। वो गवर्नर फिर सेंटर को अनुरोध करता है कि राज्य में प्रशासन ठीक से नहीं हो रहा है, आप राज्य की सरकार को भंग करो और सेंटर के हाथों में ले लो। आपको याद है मैंने आपको गवर्नर का एक पावर बताया था कि जिसमें वो राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करता है, याद है? वहां पे मैंने ये चीज समझाई, फिर से मैं दोहरा देती हूँ। कल को छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, विधानसभा में काम नहीं हो रहा है, विधायी काम भी ठीक से नहीं हो रहे, सरकारी काम भी ठीक से नहीं हो रहे, कार्यकारी काम भी ठीक से नहीं हो रहे। तो यहाँ पर जो बेटा गवर्नर है उसको तो सेंटर ने अपॉइंट किया है, तो वो एक तरह का सेंटर का प्रतिनिधि भी है। वो देखेगा कि यार स्टेट के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और स्टेट में ना तो विधायी काम ठीक से हो रहे, ना ही प्रशासनिक काम ठीक से हो रहे, एंड डिस्पाइट गिविंग मेनी वार्निंग्स यहाँ पे चीजें नहीं संभल रही। तो भाई हम सभी जानते हैं कि अल्टीमेटली ज्यादा पावरफुल तो सेंटर है, और इस वजह से स्टेट के लोगों को सफर ना करना पड़े, इसलिए यही सबके लिए सही होगा कि अगर स्टेट नहीं संभाल पा रही गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल ले हालातों को आकर। तो ऐसे में जो गवर्नर है वो ऐसी स्थितियों को देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध करेगा कि आप यहाँ पे सरकार को भंग कर दीजिए और राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए।
ठीक है, ऐसा ये भी हो सकता है कि गवर्नर ने अनुरोध किया, और कई बार ऐसा भी होता है कि सेंटर ने खुद से संज्ञान लिया, सेंटर को समझ में आ रहा है कि स्टेट में हालात ठीक नहीं, गवर्नर की तरफ से सिफारिश नहीं भी आई तो भी लग सकता है। कुल मिला के स्टेट की चलती हुई गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, स्टेट की चलती हुई विधानसभा ठीक से काम नहीं कर रही है, और केंद्र से सहमत है कि अब वहां पे हमको हाथ में ले लेना चाहिए प्रशासन को, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा देगा। ये होती है स्टेट इमरजेंसी। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता एक तो ये हो गई कि चलती हुई गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही। दूसरा, राज्य में कभी भी चुनाव हुए और उसमें किसी भी पार्टी को क्लियर बहुमत नहीं मिला और सरकार नहीं बन पाई। होता है ना, हंग पार्लियामेंट बोलते हैं जिसको, जानते हो, कई बार देखा आप लोगों ने, जहां पे किसी एक को 50% से ज्यादा सीट नहीं मिली, तो जब तक 50% से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी तो गवर्नमेंट तो फॉर्म नहीं हो पाएगी, तो हम सभी जानते हैं। और 2-3 पार्टियों में सीटें ऐसी बढ़ गई कि किसी की गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पा रही। हमने इसके पीछे कई बार देखा कि गवर्नर इनवाइट करता है, फिर वो लोग अलायंस बनाने की कोशिश करते हैं, बाहर से सपोर्ट लेते हैं, फिर अल्पमत की सरकार भी बनती है, लेकिन उसके लिए भी वोटिंग होती है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ये सब चीजें हम देखिए। लेकिन सारी जद्दोजहद करने के बाद भी सरकार नहीं बन पा रही है। एक विधानसभा चुनाव हुआ राज्य में, विधानसभा चुनाव में 2-3 पार्टियों में ऐसे वोट या सीट बटी हैं कि किसी को 50% से ज्यादा नहीं मिले, और सारी कोशिशों के बाद भी, गवर्नर की सारी कोशिशों के बाद भी यहाँ पे सरकार नहीं बन पा रही है। तो इसका एक ही हल है कि दोबारा चुनाव कराया जाए। भाई, तुमने सरकार बनाने के लिए तो विधानसभा चुनाव किया था, तुम्हारे विधानसभा के नतीजों से सरकार नहीं बन पा रही है, 50% ज्यादा सीट एक पार्टी को मिली ही नहीं, या कोई सरकार का दावा पेश ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर एक ही हल है इसका, क्या होगा, दोबारा चुनाव। दोबारा चुनाव कराना इतना आसान तो है नहीं कि कल ही बोल दिया, कल ही कर दिया जाए, आज गवर्नर बोला और कल चुनाव हो जाए, ऐसा तो नहीं। कुछ 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने टाइम लगेगा। तब तक राज्य का क्या होगा? स्टेट में कोई गवर्नमेंट नहीं बन पाई विधानसभा चुनाव की वजह से, 1-8 महीने का खूब कोशिश की गई, नहीं बन पाई, तब तक तो सहा भी जा सकता है। मान के चलो 3-4 महीने तक और नहीं बन पा रही है, और अगले बार चुनाव करके हम फिर से बनाएंगे, तब तक राज्य का क्या होगा? अराजकता रहेगी ना, तब तक कि कौन शासन करेगा पता ही नहीं रहेगा। इस टाइम पीरियड में, वो टाइम पीरियड जब राज्य में कोई प्रशासन नहीं है, बन नहीं पा रही है कोई गवर्नमेंट, उस टाइम पे भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको दिल्ली का एग्जाम्पल दिया था, तो अगर आपको, क्योंकि वो बहुत फेमस चीज थी इसलिए सभी ने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल की जब आम आदमी पार्टी पहली बार सत्ता में आई थी, उनका जो पहला चुनाव हुआ था दिल्ली में, उस वक्त ऐसा था कि कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी में त्रिशंकु विधानसभा बन गई थी, हंग पार्लियामेंट हो गई थी। दिल्ली की 70 सदस्य विधानसभा में तीनों में ऐसी सीटें बनी थी कि किसी को भी 36 सीटें नहीं मिली थी। उसमें सबसे ज्यादा सीटें भाजपा को मिली थी पहले वाले चुनाव में, सेकेंड आम आदमी पार्टी को, तीसरी कांग्रेस को, लेकिन किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। लेकिन सभी के लिए एक हैरत की बात थी कि सेकेंड नंबर पे आम आदमी पार्टी थी, जो बिल्कुल भाजपा की टक्कर में थी, जिसको लोग एकदम अंडररेटेड मांग रहे थे उस टाइम, क्योंकि वो पहली बार आई। तो लोगों को समझ में आया कि यार ये लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं करके। अब बहुत कोशिश की गई आम आदमी पार्टी को कि आप या तो कांग्रेस से गठबंधन कर ले या भाजपा से कर ले, और 36 सीटें ले आए, 70 में से 36 चाहिए सीटें पाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए। पर वहां पे कांग्रेस जो है वो सपोर्ट करने के लिए राजी भी थी, लेकिन ऐसा था कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाना चाह रही, ठीक है, तो ना तो कांग्रेस भाजपा एक साथ हो सकते थे, ना भाजपा आम आदमी पार्टी एक साथ हो सकते थे। तो कुछ ऐसी चीजें हुई कि तीनों ने आपस में हाथ मिलाया ही नहीं, और इस वजह से वहां पे उस वक्त गवर्नर नजीब जंग थे, मुझे याद है, उन्होंने विधानसभा चुनाव को भंग कर दिया, विधानसभा भंग कर दी, बोले कि अब नहीं बन सकती यहाँ से सरकार, और दूसरे चुनाव की घोषणा कर दी। ठीक है, अब जैसे ही उन्होंने भंग किया विधानसभा और दूसरे चुनाव की घोषणा किया, दूसरे दिन से वहां पे राष्ट्रपति शासन लग गया, क्योंकि जब तक नए चुनाव नहीं आ जाते, नए समीकरण नहीं आ जाते, तब तक वहां शासन कौन करेगा? सेंटर को तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, फिर वहां पर जब दूसरे चुनाव हुए, कुछ महीने के बाद नतीजे आए, तो क्योंकि लोगों ने देखा कि यार एक नई पार्टी उभर कर आ रही है, तो आम आदमी पार्टी को एकदम पूर्ण बहुमत से, बहुत ज्यादा, अबव 60 कुछ सीट्स मिल गई थी उनको, ठीक है, पूर्ण बहुमत से उनको विजयी बना दिया। तो उस टाइम फिर वो हंग पार्लियामेंट की स्थिति नहीं आई और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। तो इस तरह से हो, तो वो जो टाइम पीरियड था यार, पहले वाले विधानसभा चुनाव से लेकर दूसरे वाले विधानसभा तक, पहले कोशिश हुई सरकार बनाने की, फिर नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया कुछ दिनों के लिए, क्योंकि राज्य में अराजकता थी, शासन नहीं है, प्रशासन नहीं है, सरकार नहीं है, तो कौन शासन करेगा भाई? सेंटर को करना पड़ेगा।
तो देखो, चुनाव के सही नतीजे नहीं निकल पाना भी संवैधानिक तंत्र की विफलता है तो हुई ना। ये मैंने स्पेसिफिक वर्ड क्यों यूज किया, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं करती तो और इमरजेंसी लग रही है। जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया संवैधानिक तंत्र की विफलता, उसमें दोनों चीजें आ जाती, चलती हुई गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रही है या नई गवर्नमेंट बन ही नहीं पा रही है, ये दोनों ही संवैधानिक तंत्र की विफलता है। और दोनों ही केस में राष्ट्रपति शासन लगता है, पर दोनों में एक कॉमन चीज है कि जिस दौरान राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लग रहा है उस टाइम राज्य में कोई प्रशासन नहीं होगा, या चलता हुआ शासन रद्द कर दिया जाएगा या नया शासन बन ही नहीं पाएगा। यानी कि स्टेट इमरजेंसी के केस में स्टेट में कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, ये तो तय बात है, अस्तित्व समाप्त हो रहा है। जबकि नेशनल इमरजेंसी में राज्य सरकारों का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। अगर मान के चलिए युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण से नेशनल इमरजेंसी किसी राज्य में भी लगी या पूरे देश में भी लगी, तो किसी राज्य की सरकार भंग नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उनके पावर सेंटर के पास चले जाएंगे। तो इस वजह से मैंने एक पॉइंट लिखा है, देखेंगे आगे, कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसमें राज्य का महत्व समाप्त हो जाता है, अस्तित्व नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल में अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यहां एग्जिस्टेंस जो रहता है वो रहता है, पर इंपॉर्टेंस समाप्त हो जाता है नेशनल इमरजेंसी में। जबकि स्टेट इमरजेंसी में यार एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाता है, तो इंपॉर्टेंस की तो बात ही नहीं है ही नहीं, तो कहां से इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में कहा था कि ये डिपेंड करेगा इमरजेंसी में, कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट रहेगी ही नहीं, कहीं रहेगी तो पावर सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी में स्टेट की सभी गवर्नमेंट्स रहती हैं, सिर्फ पावर सेंटर के पास चला जाता है। और स्टेट इमरजेंसी में स्टेट की गवर्नमेंट भंग हो जाती है, या तो वो बनती ही नहीं नए चुनाव के बाद, या चलती हुई गवर्नमेंट को भंग कर दिया जाता है। ठीक है, हमारे लिए ये थोड़ा सा और ज्यादा मतलब रिलेटेबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी नहीं लगा। अच्छी बात यह है कि भारत में इतने राज्य हैं, इसमें सिर्फ 2 ही वर्तमान के ऐसे राज्य हैं जहां आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आज तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा, और हमारे लिए ज्यादा बड़ी उपलब्धि की बात है क्योंकि हम काफी पुराने राज्य हैं तेलंगाना की तुलना में। तेलंगाना तो 2014 में बना, उनके लिए तो 11 साल का ही ये एक तरह का अचीवमेंट है, हमारे लिए 25 सालों का एक तरह का अचीवमेंट। तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही ऐसा, मैंने शायद बताया भी था आपको जब मैंने कहा था कि गवर्नर सिफारिश कर सकता है, तो मैंने झीरम घाटी हत्याकांड वाला केस बताया था, आपको याद है। वही एक टाइम आया था जब हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन बन रही थी कि राष्ट्रपति शासन लगे पर हुआ नहीं था। ठीक है, तो मैं हालांकि पूरा किस्सा नहीं दोहराऊंगी, पर हल्का सा मैं रेफर कर देती हूँ उन लोगों के लिए जो नए हैं। हमारे यहाँ जब झीरम घाटी हत्याकांड हुआ था, कांग्रेस के नेताओं को मारा गया था नक्सलियों द्वारा, है ना, पता है ना ये सब, दरबा घाटी हत्याकांड। तो उस टाइम पे अजीत जोगी जी थे कांग्रेस में, और वो ऐसा टाइम पीरियड था यार जब मीडिया में, न्यूज में लोग नेताओं को मरते देख रहे थे, खून से लथपथ देख रहे थे, लेकिन वहां तक की झीरम घाटी तक की मेडिकल एड नहीं पहुंच पा रही थी, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही थी, बहुत लेट पहुंची। मीडिया कवरेज से लोग पहले देख, मतलब विद्याचरण शुक्ल खून से लथपथ हमने घर में बैठे देखा सबने, और फिर हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई बाद में। मतलब हम लोग घर में बैठ के पहले देख रहे, लेकिन उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सका। तो हालात बहुत बेकाबू थे, ये लिटरली अगर ये यूपी बिहार होता तो दंगे भड़क जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को उस टाइम मारा गया था। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि रातों रात ये देखा गया कि इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, उन लोगों को धीरे से वहां से निकाला गया। तो उस टाइम जो रमन सिंह गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने ज्यादा कोई बड़ा एक्शन प्लान नहीं बताया, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, नक्सलियों पर कैसे अभी काबू पाया जाए, जिन लोगों ने हत्या की उसकी जांच कैसे करवाई जाए, ये सब के ऊपर ना कोई कॉन्क्रीट बात नहीं कर रहे थे। तो इस टाइम पे अजीत जोगी जो है, उस टाइम हमारे यहाँ के जो गवर्नर थे शेखर दत्त, उनके पास गए अपनी पूरी टोली को लेके, बोले कि स्टेट की गवर्नमेंट स्टेट के हालात को संभाल नहीं पा रही है, अभी इतनी विकट परिस्थितियां, कल को क्या हो जाए, दंगे भड़क जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसी स्थितियों में तो भी उनके जितने फॉलोअर्स होंगे नेताओं को, वो तो कहीं ना कहीं कोहराम मचा सकते हैं, राज्य के हालात बिगड़ सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था खतरे में। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट कोई प्लान के साथ नहीं आ रही है, तो उन्होंने शेखर दत्त को बोला था आप सिफारिश करिए सेंटर में कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दे स्टेट गवर्नमेंट को भंग करके। ये बात जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट के कानों तक गई, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत में बहुत सारी योजनाओं की घोषणा कर दी।
जितने लोग घायल थे उनकी इलाज से लेकर, जो लोग जिनकी डेथ हो गई थी उनको कॉम्पनसेशन अमाउंट से लेकर, जो हमला हुआ वहां की जांच कमेटी बैठाने से लेकर, नक्सलियों के ऊपर बड़ी बड़ी योजनाएं, सब कुछ आ गई। क्या किया गया क्या नहीं वो तो बात की बात है, घोषणा करने में क्या जाता है। कुल मिला के ये सब चीजें तुरंत तुरंत में हुई। तो भाई सेंटर ऐसे ही नहीं लगा देती, वो पहले स्टेट गवर्नमेंट से पूछती तुम वाकई में हालात काबू कर पा रहे हो कि नहीं। तो ऐसा है कि सिफारिश भी नहीं गई थी, उससे पहले ये सारी चीजें वादे लेकर के स्टेट गवर्नमेंट आ गई। इस वजह से शेखर दत्त को नहीं मुनासिब लगा कि मैं सिफारिश करूं, इसलिए उन्होंने सिफारिश नहीं की। मान के चलो ये रातों रात घोषणाएं नहीं होती तो वाकई में इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया था गवर्नर के ऊपर कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग सकता था। बस एक वही सिचुएशन थी जब लगने के हालात आए थे, उसके बाद से कभी ऐसा कुछ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं है ना। तो तेलंगाना में नहीं लगा आज तक और कभी छत्तीसगढ़ में नहीं लगा है। बाकी भारत के तकरीबन या करीब क्या बोले, इस दोनों के अलावा सभी राज्यों में लग चुका है। एक बार नहीं कई बार, मणिपुर में 10-11 बार लग चुका है। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा हुआ, सबसे ज्यादा। हाँ हाँ एक बार। हाँ फायदा सिर्फ इतना होता है कि राज्य में जो शिथिल प्रशासन चल रहा होता है वो सेंटर कस देता है, राज्य के लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा। मुझे याद है जब मैं शुरू शुरू में इमरजेंसी पढ़ाती तो स्टूडेंट्स को पूछती थी तो उनका एक अलग ही परसेप्शन है आपातकाल का। आपातकाल सुनते ही लोग ना कर्फ्यू को डिफाइन करने लगते हैं। मतलब जैसे को मैं पूछती थी आपातकाल क्या है तो मैम बाहर नहीं जा सकते, पुलिस का वो रहता है। वो जो आप देखते हो वो कर्फ्यू है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। वो पुलिस में जो धारा 144, 414 आईपीसी सीआरपीसी की रहते हैं ना कि कहीं पे दंगे भड़क गए या माहौल खराब है, वो पुलिस कर्फ्यू है, वो आईपीसी सीआरपीसी के तहत लगता है। आपातकाल लगा हुआ तो आम लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो तो प्रशासनिक शक्तियां इधर उधर जा रही है। आपके लिए तो दैनिक जीवन वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि आपातकाल लगा है। आम लोगों की लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, हाँ आप जब तक कि कोई लीगल चीज से ना जुड़े हो, जैसे नेशनल इमरजेंसी लग गई तो आपके मौलिक अधिकार नहीं होंगे, कुछ चीजों में आप केस कर रहे चल रहे तो वो हो नहीं पाएगा, कहीं कहीं पे ये चीजें आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो आपको कहीं से पुलिस की छावनी या कुछ ऐसा कि हाँ यार यहाँ आपातकाल लगा हुआ, ऐसा सेंसिटिव सा माहौल, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। नथिंग इज विजिबल देयर। ये तो स्टेट है, सेंटर संभाल रहा, बस इतना ही है। हाँ सरकारी कामकाज थोड़े से होंगे, भाई आप किसी राज्य के वित्त मंत्री से कुछ काम कराने गए, अभी उसके पास पावर ही नहीं हो, पावर किसके पास है, सेंटर। तो सरकारी काम लंबित हो जाएंगे, ये सेंटर करेगा। अभी तो स्टेट डिसाइड ही नहीं कर रहा है, सेंटर डिसाइड करेगा। तो आप जैसे बोले ना राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ लग गया, तो वो जो बिल वगैरह पास करने की बात होती है, फाइलें पास करने की बात होती है, राज्य की योजनाएं लागू करने की बात होती है, राज्य में किसी काम के लिए पैसा निकालने की बात होती है, वो सारे डिसीजन जो स्टेट लेते हैं, अलग अलग नेता लेते हैं, वो सब अब सेंटर लेगा। तो थोड़ा सा डिले होगा, है ना, उन चीजों में थोड़ा सा डिले होगा। वो लोग, वो कर्मचारी जिनके पास पावर था, वो पावर थोड़ी देर के लिए सेंटर में चले जाएगा। तो इस सरकारी कामकाजों में आपको डिफरेंस दिखेगा, आम जीवन में नहीं दिखेगा। ठीक है, ये होता है। बिल्कुल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। एक ही प्रकार के दो आपातकाल भी लग सकते हैं, यानी कि नेशनल इमरजेंसी की दो पार्ट्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। आपको पता है इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी में ऑलरेडी एक इमरजेंसी लगी हुई थी इंडिया में। आपके इंडिया में एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हुई थी 71 में, आपका जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ना, वो लगा ही हुआ था। उन्होंने 75 में इंटरनल इमरजेंसी भी लगा दी। यानी नेशनल इमरजेंसी की दो वैरायटी है, दोनों की घोषणा, एक लगी हुई थी उसके ऊपर दूसरे की घोषणा कर दी। और नेशनल इमरजेंसी लगी हुई, राष्ट्रीय आपातकाल की लगी हुई, राज्य आपातकाल भी लग सकता है। कारण आना चाहिए, भले ही एक तरह का आपातकाल होगा, दूसरा लगाया जा सकता है। ठीक है, अब बहुत अच्छी, हाँ वो हो जाएगा। मैं अभी यही बोल रही थी, आप कोई ऐसा इमरजेंसी लगा रहे हो जिससे इफेक्ट जो है वो सेम हो जा रहा है। जैसे कि मान के चलो आपने स्टेट इमरजेंसी लगाई, तो यार स्टेट गवर्नमेंट के सारे पावर्स तो सेंटर के पास चले गए, है ही नहीं वो। नेशनल इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट के सारे पावर सेंटर के पास चले गए। ठीक है, अब उस टाइम पे तुम फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों इम्पोज करोगे? सारे पावर में फाइनेंशियल इमरजेंसी के तहत जो फाइनेंशियल पावर सेंटर के पास जाता है वो भी तो चला ही गया ना ऑलरेडी। पैसों का पावर वैसे ही सेंटर के पास चला गया है, तो तुम वित्तीय आपातकाल लगाओगे ही क्यों? क्योंकि स्टेट इमरजेंसी हो चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, वो पावर वैसे ही सेंटर के पास चला गया है। तो आप अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड में जाओगे ना तो जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप देखेंगे कि सारे पावर सेंटर के पास है किसी भी तरह के आपातकाल में, तो दूसरे आपातकाल की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ऐसा भी हो जाता है। हाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है और उस पर राष्ट्रपति शासन फिर लग सकता है,
ये सिर्फ पैसों की चीजें सेंटर के पास है, लेकिन जो वहां की सरकार है वो बाकी चीजें भी नहीं संभाल पा रही है। तो उसके बाद हो सकता है कि उस सरकार को भंग करो और सारा पावर छीन लो। तो आपकी वित्तीय आपातकाल के लगे हुए आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां तो सिर्फ वित्तीय शक्तियां केंद्र के पास जा रही है, पर राष्ट्रपति शासन में तो पूरी शक्तियां सेंटर के पास चली जा रही है। तो छोटे प्रकार की इमरजेंसी के ऊपर बड़ी इमरजेंसी इंपोज कर सकते हो। तो बड़ी इमरजेंसी में तो वैसे ही सब सेंटर के पास है, की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा है, ठीक है। हम्म बहुत हुआ था ये, हाँ। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, 1976 का जो आपातकाल है वो अपने आप में एक टॉपिक है जो मैं आपको समझाऊंगी। उसके वजह से हमारे संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स। अभी आप ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें आगे जो मैं बताऊंगी, और ये जो पढ़ रहे हैं ये जो है वर्तमान की स्थिति है। 1976 के आपातकाल में ऐसा नहीं था। तो 76 का आपातकाल ने भारत को इतना हिलाकर रखा कि उसके बाद जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट है 1978 में, तो फिर 44th अमेंडमेंट के जरिए वो सब बदल दिया गया, जिसके तहत इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाई थी। इसमें जो गिरफ्तारी वाली आप बात कर रहे हो, गिरफ्तारी अभी भी हो सकती है, पर शायद आपने सुना होगा कि दो ऐसी आर्टिकल हैं मौलिक अधिकार। अब गिरफ्तारी मतलब आप समझते हो ना, आपके मौलिक अधिकार सस्पेंड हो रहे हैं ना, तो मौलिक अधिकार नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड होंगी, तो आपको जो भी अधिकार दिए गए हैं कि आपको गिरफ्तार यूं ही नहीं किया जा सकता, ये वो सब सस्पेंडेड है। पर आप जानते हैं कि 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते, है ना। 20 में क्या होता है कि आपको एक गुना के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, अभी आप लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में इसे, ठीक है। और 21 में आपसे राइट टू लाइफ नहीं छीना जा सकता, जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। ये दोनों इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होते। पर आपको पता ही 1976 तक नहीं था, 1976 तक की 20 और 21 भी सस्पेंड किया जा सकता था। अब इतनी बड़ी चीज को सस्पेंड करना मतलब, फिर बाद में लोगों ने सोचा कि यार आप जीवन जीने का अधिकार भी इमरजेंसी में सस्पेंड कर दोगे और किसी को भी कैद करके कुछ भी सजा दे दोगे, तो ऐसे में तो फिर मानवीय अधिकार के खिलाफ हो गया ये, आप मौलिक अधिकार तो छोड़ दीजिए। तो फिर ना 1976 के बाद जो 78 में अमेंडमेंट हुए खूब सारे, उनमें से ये वाला प्रावधान जोड़ा गया कि 20 और 21 वाला मौलिक अधिकार नहीं सस्पेंड होगा। तो इस चीज पर आएंगे हम लोग, ये बकायदा आपका एक टॉपिक है आगे कि 76 के इमरजेंसी के बाद हमारे नेशनल इमरजेंसी के प्रावधानों में क्या बड़े बड़े चेंजेस हुए। तो वो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जंगल राज हो गया था उस टाइम तक, क्योंकि ये सारे बैरियर्स जो आज आप आपातकाल की चीजों में पढ़ रहे हो वो थे ही नहीं। आप ये मान के चलो, आज आप राष्ट्रीय आपातकाल के जो प्रावधान पढ़ रहे हो उस प्रावधान पे तो आज तक आपातकाल लगा ही नहीं है। भारत में जो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तब तक ये चीजें थी ही नहीं, डर करके ये चीजें डाली गई बैरियर जो आगे आप पढ़ोगे, और उसके बाद से आज तक कभी आपातकाल लगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले तो हम अभी जो है वो पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि पहले क्या था और फिर 1976 के बाद कौन से संशोधन से क्या क्या चीजें बदली गई। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो हाँ, मेनली ना वो जो मेन टाइम पीरियड था वो 76 होता है ना 1976 में। अगर आप देखो 75 से 77 के बीच में लगा था, पर वो जो 76 का पूरा साल था वो आपातकाल मिल गया। 76 का जो पूरा साल था वो आपातकाल में गया, 77 के एंड में खत्म हो गया था, 75 में लगा था जून वून में, ठीक है ना। तो वो 76 का जो पूरा है वो ऐसे ही गया, वो 75 का आपातकाल भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 75 से 77 के बीच में था वो सही बोल रहे हो आप। 76 का बोलो 75 का बोलो, वो 76 का पूरा साल जो है वो आपातकाल में गुजरा, इसलिए लोग उसको ऐसा याद रखते हैं, ठीक है। ठीक, चलो बढ़ते अपन आगे। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनल इमरजेंसी को अगर मैं वस्तुतः बताऊं तो एक ऐसी इमरजेंसी पूरे देश में एक राज्य में लगेगी, युद्ध हो रहा है, बाहर से हमला हो रहा है या कहीं आंतरिक सुरक्षा खतरे में तो लगाई जाएगी, ठीक है। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी किसी राज्य में चाहे पूरे देश में, तो राज्य सरकारें राज्य विधानसभाएं बनी रहेंगी, बस उनके पावर जो है वो सेंटर के पास चले जाएंगे। स्टेट इमरजेंसी किसी राज्य में एट ए टाइम लगती है, कारण होगा या तो वहां पे चुनाव से कोई सरकार नहीं बन पा रही है या चलती हुई सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो सरकार नहीं होने की स्थिति में लगती है, तो यहाँ पे राज्य सरकार का अस्तित्व नहीं रहता, तो पावर सीधा सेंटर के पास चले जाता है। पावर दोनों में सेंटर के पास जा रहा है, यहाँ राज्य सरकार का अस्तित्व समाप्त हो जा रहा है, यहाँ सिर्फ महत्व समाप्त हो रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
अगली बात यह है कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो एक ज्यादा सेंसिटिव चीज है। तो यहाँ पर ना अगर पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है तो किसी भी क्षेत्र का कानून बनाना है अगर, तो संसद स्वयं बनाती है। मतलब आप समझ लीजिए, मैंने बोला कि नेशनल इमरजेंसी में अगर पूरे देश में लगी तो पूरे देश की राज्य सूची की विषय वस्तु पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोई कानून बनाना है तो वो भी संसद बनाएगी, है ना। तेलंगाना में भी कोई कानून बनाना है तो वो भी संसद बनाएगी, क्योंकि सेंटर के पास हो जाएगा पावर। अब ऐसे में संसद इस जिम्मेदारी से मुकर भी नहीं सकती। कल को छत्तीसगढ़ में आपको कोई रूल बनाना है और आपको पता है यार यहाँ पे विधानसभा में तो बन ही नहीं सकता, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो संसद किसी और पर ये काम टाल भी नहीं सकती, उसको खुद ही बनाना पड़ेगा। जबकि अगर ये राष्ट्रपति शासन होता, ठीक है, किसी राज्य में अपने राष्ट्रपति शासन है तो यहाँ पे लिखा है नियम बनाने का अधिकार संसद राष्ट्रपति या किसी प्राधिकारी को सौंप सकती है, स्वयं इस जिम्मेदारी से आजाद भी हो सकती है। कल को मान के चलो छत्तीसगढ़ में प्रेसिडेंट रूल लगा है, नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी, प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो जाहिर सी बात है संसद के पास ये जिम्मेदारी होगी हमारे राज्य के कानून बनाने की, वो खुद बना भी सकती है और राष्ट्रपति को बोल देती है तुम देख लेना, या किसी राज्य के गवर्नर को बोल देगी तुम देख लेना ये कानून को। तो यहाँ पर संसद अपनी जिम्मेदारी किसी को डेलीगेट भी कर सकती है। प्रेसिडेंट रूल उतना संवेदनशील नहीं होता जितना नेशनल इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी में संसद बनाएगी मतलब संसद बनाएगी, वो अपनी जिम्मेदारी किसी भी टाल नहीं देगी। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगा है तो संसद खुद भी बना सकती है, राष्ट्रपति को भी बोल सकती है, या किसी ऑथोराइज्ड या प्रिस्क्राइब अथॉरिटी जिसको हम प्राधिकृत अधिकारी बोलते हैं उसको भी दे सकती है, तुम यहाँ के लिए कानून बनाना। जैसे गवर्नर वगैरह होते राज्य की, उनको दे दिया तुम देख लेना ये वाली क्षेत्र। नहीं, जैसे कि यार मतलब मैं ओवरलोडेड हूँ, मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी, स्टेट इमरजेंसी, और वहां के गवर्नर है, गवर्नर को बोलेंगे तुम देख लो मैं साइन कर दूंगी। हाँ, टेम्पररी नहीं रहेगा, वो जो भी करेगा उसके बाद संसद से अप्रूवल लेगा, पर इमीडिएट डिसीजन वो खुद ले सकता है। संसद से अप्रूवल लेगा, संसद से अप्रूवल मिल गया का मतलब परमानेंट ही है, लेकिन इमीडिएटली वो डिसीजन ले सकता है, ऐसा है। वो तो बिल्कुल अलग चीज है, चलती हुई इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं, नॉर्मल कंडीशन। हाँ, ये तो इमरजेंसी के दौरान की बात है, इमरजेंसी लगी हुई है उस दौरान राज्य की विधानसभा में कानून नहीं बनेगा। अब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो राज्य के लिए वो कानून संसद को ही बनाना पड़ेगा, और स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है तो राज्य के लिए वो कानून संसद भी बना सकती है, वो राष्ट्रपति को भी बोल सकती है, वो गवर्नर को भी बोल सकती है तुम देख लो फिर बाद में हम लोग मंजूरी दे देंगे ना। इमीडिएट लेवल पे वो खुद करे ऐसा जरूरी नहीं है, ये इमरजेंसी के दौरान की बात है, क्योंकि विधानसभा के पास पावर नहीं है ना कानून बनाने का, इसलिए बोल। ठीक, अध्यादेश नहीं है ये, एक तरह से डेलीगेशन ऑफ पावर बोलते हैं इसको, मतलब कि शक्तियों का एक तरह से स्थानांतरण है कि भाई आपने एक अधिकारी, राष्ट्रपति शासन का क्या मतलब होता है कि ना संसद थोड़ा सा जिम्मेदारी राष्ट्रपति को दे देती है कि कुछ कुछ चीजें आप डिसाइड कर लेना और फिर हमसे पूछ लेना। पूछता वो बराबर है पर पहले करके फिर पूछता है, ऐसा है, ठीक है। तो लेकिन ये राष्ट्रीय आपातकाल है तो संसद खुद करेगी, वो किसी पे टाल नहीं सकती, ऐसा है। अगली चीज आपको ये बताया था मैंने कि इमरजेंसी अगर प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर रहा है तो पहली बात तो ये इसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है, इट इज नॉट हिज डिस्क्रिशनरी पावर, वो अपनी मर्जी से इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता, उसको गवर्नमेंट बोलती है कि तुम आपातकाल लगाओ, वो किसी भी तरह का आपातकाल क्यों ना हो, नेशनल, स्टेट या फाइनेंशियल, राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर आपातकाल लगाता है। इसलिए तो आज हम कहते हैं इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, जबकि राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। हम ये नहीं कहते कि फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल लगाया, हम कहते इंदिरा गांधी ने, क्योंकि डिसीजन सरकार का था, राष्ट्रपति का नहीं। अब सरकार तो यार चाहेगी ही कि किसी क्षेत्र विशेष में जहां उसको दिक्कत हो वहां का पूरा पावर मेरे पास आ जाए। सेंटर में बैठी सरकार अगर किसी भी क्षेत्र में या पूरे देश में आपातकाल लगाना चाहती है तो उसे होगा क्या, पूरे देश की कमान उसके पास आ जाएगी, क्योंकि मैंने बोला था स्टेट के सारे पावर सेंटर के पास आ जाएंगे। तो सेंटर में बैठी सरकार तो चाहेगी ही ना कि जो जो क्षेत्र उसकी कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं वहां पे आपातकाल लगा दो किसी भी कारण से, और वहां का पावर अब मेरे हाथ में आ जाएगा। तो ऐसे अगर सिर्फ सरकार के कहने पे आपातकाल स्वीकार होने लगे तब तो तानाशाही आ जाएगी। इस वजह से शुरुआत में भले ही सरकार के कहने पे राष्ट्रपति लगाता है आपातकाल, लेकिन फिर बाद में उसकी उस घोषणा को संसद से मंजूरी मिलनी जरूरी है।
अब सरकार और संसद अलग चीज है ना, सरकार में सिर्फ एक ही पार्टी की मर्जी चल रही है, संसद में विपक्षी दल भी बैठे हुए हैं। तो पहले तो एक पार्टी के कहने पर राष्ट्रपति ने लगा दिया आपातकाल, लेकिन फिर कुछ दिनों के अंदर अंदर संसद में पक्ष विपक्ष के लोग बहुमत से उस आपातकाल को पास करेंगे। अगर पास कर दिए, यानी कि सभी लोग सहमत है, ये मान लिया जाएगा, तब जाके आपातकाल आगे बढ़ेगा, और नहीं हुआ पास तो आपातकाल वही समाप्त। इसका मतलब ये कि आपातकाल की उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति कुछ दिनों के अंदर अंदर मिलना जरूरी है, वरना आपातकाल कंटिन्यू नहीं माना जाएगा। समझ में आ रही बात? एक क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में आया हुआ था कि जो इमरजेंसी नेशनल वाली डिक्लेयर की जाती है उसके चरणों को सही सीक्वेंस में लगाइए करके, ठीक है, मतलब उसके जो स्टेप्स थे उसको सही सीक्वेंस में अरेंज करिए। प्रीलिम्स का क्वेश्चन था आपका। तो उसमें ना ऐसी 4 चीजें लिखी हुई थी: कैबिनेट की लिखित सिफारिश, मौलिक अधिकारों का स्थगन, फंडामेंटल राइट का स्थगन, संसद का अप्रूवल, और एक चीज थी राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा, इमरजेंसी की उद्घोषणा। ये 4 चीजें थी, उसको आपको क्रम में लगता कि पहले क्या होता है, पहले संसद का अप्रूवल होता है, कि पहले राष्ट्रपति घोषित करता है, कि पहले कैबिनेट मतलब सरकार उसको बोलती है, कि पहले मौलिक अधिकारों का। तो उसके आपको क्रम में सजाना है। तो क्रम इसका ऐसा है कि सबसे पहले तो जो कैबिनेट है, गवर्नमेंट, वो लिखित सिफारिश करेगी राष्ट्रपति की कि तुम आपातकाल लगा दो। तो पहला स्टेप है कैबिनेट की लिखित सिफारिश, कैबिनेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की लिखित सिफारिश राष्ट्रपति को जाएगी कि तुम आपातकाल लगा दो। तो पहला स्टेप है कैबिनेट की लिखित सिफारिश। दूसरा स्टेप है राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट। मतलब जैसी मेरे पास लिखित सिफारिश है सरकार की तरफ से, मैं राष्ट्रपति हूं, मैंने घोषणा कर दी कि आपातकाल लगता है। तीसरा स्टेप है जैसे मैंने आपातकाल लगा दिया तो स्वीकृति मिलने से पहले पहले उसके प्रभाव जो है वो दिखने लगेंगे, तो मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाएगा। तो तीसरा स्टेप है फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। और चौथा स्टेप है संसद द्वारा स्वीकृति। फिर वो कुछ दिनों के अंदर अंदर उसकी घोषणा को पूरी पार्लियामेंट द्वारा अप्रूवल मिलना चाहिए, तब तो इमरजेंसी आगे कंटिन्यू होगी, वरना नहीं। तो चौथा स्टेप है संसद से मंजूरी। तो पहले सरकार से सिफारिश, फिर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा, फिर उसका प्रभाव दिखने लगेगा, और उसके बाद संसद से मंजूरी मिलेगी। ठीक है, नामंजूर करती है तो दूसरे दिन से इमरजेंसी हट जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि संसद से मंजूरी उद्घोषणा के कुछ दिनों के अंदर अंदर मिलती है। तो आपको यही देखना है कि नेशनल इमरजेंसी की मंजूरी कितने दिनों के अंदर और स्टेट इमरजेंसी की मंजूरी कितने दिनों के अंदर संसद से लेना जरूरी है। तो अगला पॉइंट है संसदीय स्वीकृति, पार्लियामेंट्री अप्रूवल। संसदीय स्वीकृति, संसदीय स्वीकृति, स्वीकृति। ठीक है, तो ये संसदीय स्वीकृति जो है ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अगर नेशनल इमरजेंसी है तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा के 1 माह के अंदर अंदर होना चाहिए। प्रेसिडेंट ने आज डिक्लेयर किया, आज से 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा को इस पर अपना अप्रूवल देना है। नहीं दिया अप्रूवल तो इमरजेंसी दूसरे दिन समाप्त हो जाएगी। और अगर मान के चलिए अगर वो राष्ट्रपति शासन है तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा से 2 महीने के अंदर अंदर, प्रेसिडेंट ने अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है तो डिक्लेरेशन से विद इन 1 मंथ लोकसभा राज्यसभा अप्रूवल दे दे तो इमरजेंसी रहेगी, वरना समाप्त। और अगर उसने राष्ट्रपति शासन डिक्लेयर किया है तो डिक्लेरेशन के 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल लोकसभा राज्यसभा से मिलना चाहिए, वरना दूसरे दिन से इमरजेंसी समाप्त। तो यहाँ 1 महीना है और यहाँ 2 महीना। समझ में आई बात? और दोनों सदनों से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से। तो राष्ट्रपति की इमरजेंसी की घोषणा को दोनों सदनों से, नेशनल के केस में 1 महीने के अंदर और स्टेट के केस में 2 महीने के अंदर अप्रूवल मिलना जरूरी है। क्लियर है चीज? अब बात आती है किस तरह के बहुमत से अप्रूवल मिलना जरूरी। तो आपने सब बहुमत पढ़ लिया, तो अब यहाँ पे चीजें आएंगी आसान। तो जो नेशनल इमरजेंसी है वो 2/3 बहुमत, जिसको मैंने विशेष बहुमत लिख दिया, बुक में विशेष बहुमत लिखा है, पर मैंने विशेष बहुमत के आपको 4 प्रकार पढ़ाए थे। उसमें से जो 2/3 बहुमत मैंने बताया था, जो आर्टिकल 368 में दिया हुआ है, प्रेजेंट लोगों का 2/3 और टोटल का 50% से अधिक। जो नए हैं वो अभी नहीं समझेंगे, आप बाद में इसको समझिएगा। इतना समझ लीजिए, नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए ज्यादा बहुमत की आवश्यकता होती है। बहुमत मतलब
जब वो लोकसभा में भी रखा जाएगा तो जब तक ज्यादा लोग हाँ नहीं बोलेंगे लोकसभा में बिल पास नहीं होगा। राज्यसभा में जब रखा जाएगा तो राज्यसभा में जब तक ज्यादा लोग हाँ नहीं बोलेंगे वो बिल पास नहीं होगा। नेशनल इमरजेंसी विशेष बहुमत से पारित की जा सकती है, साधारण बहुमत से नहीं। मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल ये बहुमत समझाने से पहले जो लोग नहीं समझे उनको लिए बताया था। मान के चलिए आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 100 लोग हैं, कोई ऐसा डिसीजन भी हो सकता है जिसमें मैं बोलूं कि जितने मौजूदा लोग हैं उसके आधे से एक अधिक ने बोल दिया तो मैं डिसीजन पास कर दूंगी। मान के चलिए 100 में यार आए ही 40 लोग हो और मैंने कोई चीज के लिए बोला कि अगर आधे से एक अधिक लोग बोलेंगे तो मैं पास कर दूंगी, मतलब 40 में से 21 लोग ने हाँ बोला तो पास हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल देखो 100 में 21 लोग बोल रहे हैं ना, टोटल तो स्ट्रेंथ 100 है, 100 में 21 लोग के कहने से कोई चीज पास हो जा रही है तो वो बहुत आसान चीज है, उसको हम साधारण बहुमत कहते हैं। लेकिन मान के चलो मैं ये बोल दूं कि नहीं भाई जो टोटल है उसका भी होना चाहिए, जो प्रेजेंट है उसका भी होना चाहिए। मान के चलो मैंने एक बहुमत निर्धारित कर दिया कि कम से कम 32 लोग हाँ बोलेंगे तब तो 40 लोग में भी 32 होना चाहिए, 100 लोग में भी 32 होना चाहिए, कम से कम उससे ऊपर ही होगा। मतलब ये कि विशेष बहुमत जहां पर मैंने बोला वहां पर ज्यादा लोग हाँ बोलेंगे तब वो निर्णय होगा, वरना नहीं। और साधारण बहुमत जहां मैंने बोला वहां कम लोग के हाँ बोलने पे भी निर्णय हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो राष्ट्रपति शासन है वो साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। अब जो लोग मेजोरिटी पढ़ लिए उनके लिए तो आसान है, जो लोग नहीं पढ़े उनको मुश्किल जाएगी। तो बस मैंने इतना कहना है कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना आसान है क्योंकि 50% + 1 प्रेसिडेंट वोटिंग बताया था मैंने आपको, कम लोगों ने हाँ बोल दिया तभी प्रेसिडेंट रूल का अनुमोदन हो गया। और नेशनल इमरजेंसी के लिए दोनों सदनों में कैसा बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत, ज्यादा लोग हाँ बोलेंगे तब होगा। यानी नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करना ज्यादा मुश्किल है, इतने लोग हाँ बोले इसकी गुंजाइश कम है आज की तारीख में, और ये वाला इम्पोज करना बहुत आसान, ये इजीली इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये विशेष बहुमत से, ये साधारण बहुमत से, दोनों लोकसभा राज्यसभा में सेम बहुमत चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी किसी एक हाउस से पास होगा, दोनों हाउस से पास होगा। तो राष्ट्रपति शासन हो चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, अगर इसके ऊपर संसदीय मंजूरी की बात की जाए, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, संसदीय अनुमोदन, नेशनल इमरजेंसी को संसदीय अनुमोदन 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत से चाहिए। राष्ट्रपति शासन को संसदीय अनुमोदन 2 महीने के अंदर अंदर लोकसभा राज्यसभा से साधारण बहुमत से चाहिए। क्लियर है ये चीज, समझ में आई? यह है पार्लियामेंट्री अप्रूवल। और ये किसके 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर? राष्ट्रपति की घोषणा की। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ठीक, क्लियर। ये हो गया संसदीय मंजूरी। अब आ जाती है वैधता या वैलिडिटी। एक बार मंजूरी मिल गई या घोषणा हो गई, ठीक है, वैलिडिटी, तो ये कितने टाइम तक एक टाइम पे रह सकती है? जैसे कि आज मैंने राष्ट्रपति शासन डिक्लेयर कर दिया और इसके बाद भूल गए लगाकर, तो कितने दिन तक वहां पे लग सकता? अधिकतम वैधता क्या है उस डिक्लेरेशन की? एक बार मैंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी तो वो मैक्सिमम कितने दिनों तक रह सकती है? तो इसके लिए पहली बात तो मैंने आपको एक चीज बताई, मैक्सिमम का है, मिनिमम का नहीं है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला आपातकाल एक ऐसी चीज है, चाहे वो कोई भी प्रकार का क्यों ना हो, आप आज लगा के कल हटा सकते हो, मिनिमम लॉक पीरियड नहीं होता इसमें। ठीक है, क्योंकि कल स्थितियां ठीक हो गई तो आपने जितने भी लंबा प्रोसेस करके तुमने आज लगाया, तुम कल के कल सिंपल प्रोसेस करके हटा सकते हो उसको। तो सबसे पहले हटाना है। लेकिन मान के चलो नहीं हट रहा है, कारण ठीक नहीं हो रहे हैं, या कारण ठीक हो गए लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हटा रही है, तो मैक्सिमम वैलिडिटी क्या है? तो राष्ट्रपति शासन के केस में 3 साल है। किसी एक राज्य में आप अधिकतम 3 वर्ष तक एक घोषणा से राज्यपात का लगा सकते हो। कल को छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को आपने भंग कर दिया और यहाँ पर आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो वो एक घोषणा से आप अधिकतम छत्तीसगढ़ में 3 साल तक लगा कर रख सकते हो। 3 साल में चुनाव आयोग को यहाँ नए चुनाव करवाने पड़ेंगे, किसी भी तरह से नई सरकार बननी होगी किसी भी तरह से। यहाँ पे विदिन 3 इयर्स राष्ट्रपति शासन की वजह से जो हालात हैं वो सुधरने चाहिए। ठीक है, ये बाध्यता है, ये कंट्रोलेबल भी है। भाई चुनाव आयोग को एक चुनाव कराओ कि सरकारी तो बनानी है वहां पे, नहीं, ये तो हो सकता है 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के अंदर हो सकता है। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितना लग सकता है? 3 साल। अब लोग मुझसे इसमें पूछते हैं कि मैडम अगर मान के चलो, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रही हूं मैं,
दो कारणों से राष्ट्रपति शासन लग रहा था, या तो चुनाव के नतीजे नहीं आ पा रहे थे, हंग पार्लियामेंट हो रही थी, या वर्तमान सरकार ने ठीक से काम नहीं किया तो भंग करके हमने किया। दोनों ही केस में अगला स्टेप क्या होगा, नए चुनाव होंगे। नए चुनाव हुए तो जाहिर सी बात है पुरानी सरकार भंग की तो नए चुनाव में कोई नई सरकार आ जाएगी, तो राष्ट्रपति शासन, जैसी नई सरकार आई राष्ट्रपति शासन अपने आप हट जाएगा, उसके लिए कुछ अलग से काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब मान के चलो तुमने फिर से विधानसभा चुनाव किया और फिर से हंग पार्लियामेंट आ गई, दूसरे अटेम्प्ट में भी कोई सरकार नहीं बन पाई, फिर बहुत कोशिश की गई फिर नहीं बन पाई, तीसरे बार चुनाव कराया गया फिर नहीं बन पाई। ऐसा हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि दूसरी तीसरी बार में किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिल गई, जैसे दिल्ली में हुआ, दूसरी बार में मिल गई मेजोरिटी, नहीं मिलती तो फिर से कोशिश की जाती, फिर भंग। ऐसा करते करते 3 साल निकल गए, तो ऐसा जरूरी थोड़ी 3 साल में बन ही जाए, कोशिश भरपूर होगी, हर 2-2 4-4 महीने में फिर से चुनाव कराने की कोशिश की जाएगी कि सरकार बन जाए बन जाए बन जाए, और 3 साल में फिर नहीं बन पाई तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, दोबारा घोषणा कर दी जाएगी। एक घोषणा की वैलिडिटी 3 साल है। अब तुमने देखा 3 साल में भी सरकार नहीं आ पा रही है स्टेट में, तो तुम क्या करोगे, फिर से राष्ट्रपति से एक घोषणा करवा दोगे, तो अगले 3 साल के लिए फिर से एक मोहलत मिल जाएगी। तो मतलब एक घोषणा की मैक्सिमम वैलिडिटी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार आपातकाल अगर राज्य में घोषित हुआ तो मैक्सिमम 3 साल के लिए रहेगा। और यही अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करूं तो इसका कोई डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं है, यह निश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है केवल एक घोषणा से। आज राष्ट्रपति ने डिक्लेयर किया, ये अनंत काल तक लग सकता है। ये एक घोषणा कभी अपने आप हटाई जाए इसकी कोई अधिकतम वैधता नहीं है। वजह यह है कि जी नेशनल इमरजेंसी जिन कारणों से लगी उसमें आप देख सकते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये चीजें किसी के कंट्रोल में नहीं है। आप नहीं जानते कि युद्ध कब तक चलेगा और देश की सुरक्षा कब तक खतरे में रहेगी। जरूरी है क्या? देखो यूक्रेन रूस का युद्ध, कहाँ सोच रहे थे कि यूक्रेन एक छोटा सा देश है तो कुछ दिनों के अंदर, महीने भर भी नहीं टिकेगा, और कहाँ कितने साल हो गए तो साल भी नहीं गिनने में आ रहे। आपने दुनिया में देखे होंगे 100 ईयर वॉर्स हुए, 10 ईयर वॉर्स हुए, 7 ईयर वॉर्स हुए। किसे पता कि युद्ध कब तक चलेगा और कब तक देश में ऐसे हालात बन जाएंगे कि हम सेंटर से पावर स्टेट को दे दें। तो जब खतरा हमेशा बना रह सकता है तो इमरजेंसी भी हमेशा लगाई जा सकती है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी की कोई अपर सीलिंग नहीं है कि इसके बाद आपको हटाना ही पड़ेगा, नहीं, वो एक घोषणा से अनंत काल तक लग सकती है। लेकिन हर 6-6 महीने में संसद का रिव्यू होता जाएगा। आप सभी जानते हैं कि संविधान कहता है कि हर 6-6 महीने में कम से कम संसद का एक सत्र होना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं 6-6 महीने के गैप में एक पार्लियामेंट की मीटिंग होगी ही। तो जब भी संसद गैदर होगी और आपातकाल लगा हुआ मान के चलिए देश में, तो वो रिव्यू करेगी कि यार ये जो आपातकाल चल रहा है इसको कंटिन्यू करें कि नहीं करें। उसका कंटिन्यू करने में अगर सहमति दे देती तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो नया आपातकाल लगा ही नहीं, चलते हुए राष्ट्रपति की घोषणा को कंटिन्यू करने के लिए सहमति दी उसने। तो 6-6 महीने के रिव्यू के साथ इसे कितने भी समय के लिए लगाया जा सकता है, क्योंकि युद्ध जैसे हालात कितने भी समय के लिए हो सकते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति शासन में आपने अपर सीलिंग देखी 3 साल की, ऐसा राष्ट्रीय आपातकाल में नहीं है। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए लगाई जा सकती है। इसमें भी होता है। दरअसल जब 6-6 महीने में, या 6-6 महीने छोड़ दो, पता है लोग जब भी कोई सत्र में मिलते हैं, अब तो 3-3 महीने में होते हैं सत्र, जितनी भी इमरजेंसी लगी रहती है ना उसमें रिव्यूज होते हैं। जितनी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगेगी तो उसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। ऐसा है, अधिकतम है कि 6-6 महीने में तो रिव्यू होना ही चाहिए। हाँ मतलब मैक्सिमम। हाँ अब फिर मैं बोली, और ना 6 महीना लॉक पीरियड ही, जैसे आपने अभी लगा दिया और 6 महीने बाद रिव्यू करोगे तभी हटाओगे, ऐसा नहीं। अब कल को हालात ठीक हो कल हटा दो, इसलिए मैंने मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम 6 मंथ है, और मैक्सिमम इसमें कोई नहीं, इसमें 3 साल, ऐसा है, ठीक है। तो हमने देख लिया संसद का अप्रूवल, हमने देख लिया एक घोषणा कितने दिन तक रह सकती है। अब बात आती है रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी ने, कि इमरजेंसी को बीच में हटाना है तो क्या होगा। मतलब जैसे मैंने बोला कल हालात ठीक हो गए तो इमरजेंसी हटाना है। तो सबसे पहली बात तो बेसिक मैं बता दूं, सरकार ने राष्ट्रपति को बोली थी तुम इमरजेंसी लगाओ कोई भी तरह की, उसी तरह से हालात ठीक होते ही सरकार राष्ट्रपति को बोलेगी इमरजेंसी हटाओ तो इमरजेंसी हट जाएगी। उस फैसले को संसद के अनुमोदन की भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला
इमरजेंसी लगाना मुश्किल है, हटाना आसान है। लगाने के लिए राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की मंजूरी चाहिए, क्योंकि यहाँ पावर सेंटर के पास बढ़ रहा है तो संसद वहां कर्टेल करने के लिए होनी चाहिए। पर इमरजेंसी हटाने की घोषणा में तो सरकार अपने ही पावर कम कर रही है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति को बोल रही है वहां से इमरजेंसी हटा दो, तब तक कि उस स्टेट का, उस एरिया का पावर सेंटर के पास था, और वो राष्ट्रपति को बोल रही है इमरजेंसी हटा दो। तो यहाँ पे सरकार का स्वार्थ नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है हालात ठीक हो गए होंगे तभी इमरजेंसी हटाने बोल रही। इमरजेंसी हटाने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं है, पहली बात। ये बिल्कुल जैसे राष्ट्रपति को सरकार ने बोली थी लगाओ, वैसे राष्ट्रपति को सरकार बोलेगी हटाओ तो वो हटा देगा किसी भी तरह के आपातकाल को। हालात जो थे, अगर सरकार संतुष्ट हो जाती कि हालात ठीक हो गए, स्टेट में गवर्नमेंट आ गई, युद्ध समाप्त हो गया, वित्तीय व्यवस्था ठीक हो गई, जो भी तरह का इमरजेंसी, गवर्नमेंट बोलेगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति रिवोक कर देगा इमरजेंसी, ठीक है। और संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं है, ये बार बार मैं दोहराया, ध्यान रखना। लगाने के लिए है, हटाने के लिए नहीं। अब बात आती है कि यहां अगर सरकार का स्वार्थ आ जाए, कायदे से तो हालात ठीक होते ही तुरंत सरकार को बोल देना चाहिए राष्ट्रपति को कि तुम हटा दो, लेकिन सरकार का अगर स्वार्थ आ जाए और हालात ठीक होने पर भी वो राष्ट्रपति को नहीं बोल रही है हटाने, तब क्या किया जाए। तो ध्यान रखिए ये वाला जो पॉइंट है ये राज्य आपातकाल में तो होता ही नहीं। जो मैं बोलना चाह रही हूँ वजह क्या है कि राज्य आपातकाल में यार जैसे ही इलेक्शन के नतीजे बन के सरकार आई, अपने आप वहां पे हट जाएंगे, हर कोई प्रेशर हो जाएगा, राष्ट्रपति प्रेशराइज हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मान के चलो, छत्तीसगढ़ में आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, सरकार नहीं है। अब यहाँ पे विधानसभा चुनाव है, सरकार आ गई तो अपने आप राष्ट्रपति प्रेशराइज हो जाएगा राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए। तो वहां पे तो कोई चारा ही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तुम वहां पे गवर्नमेंट आ गई और सेंट्रल गवर्नमेंट बोल नहीं सकती कि तुम वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा के रखो, तो वहां पे तो अपने आप प्रेशराइज हो गई। लेकिन एक जगह है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेशराइज नहीं होती, वो है नेशनल इमरजेंसी। अब जैसे बाहर से हमले हो रहे हैं, आपने नेशनल इमरजेंसी लगा दी, ठीक है, अब मान के चलो हमले समाप्त भी हो गए, लेकिन तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी हटाने के लिए राष्ट्रपति को नहीं कह रही। कई कई दिन हो गए, बहाने बना दे रही है कि ये वाली बॉर्डर पे माहौल टेंस्ड है, कभी भी हमला हो सकता है, हो नहीं रहा है, पर कई कई दिन तक की वो ऐसी टेंशन का माहौल रख रही है, बोल रही है कि नहीं भाई अभी नहीं हटा सकते। मतलब हो सकता है इसमें उसका स्वार्थ हो और वो चाह रही है कि नेशनल इमरजेंसी के तहत सारा पावर मेरे पास रहे, और इस वजह से वो नहीं हटाना चाह रही, क्योंकि ये चीजों को तो वो मैनिपुलेट कर सकती है ना अपने हिसाब से कि सुरक्षा खतरे में है कि नहीं, इतना तो वो मैनिपुलेट कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे में एक हथियार दिया गया संसद के पास कि जब सांसदों को ये लगे कि हालात काबू में आ जाने के बावजूद वो राष्ट्रपति को नहीं बोल रही हटाने के लिए, वो बोल देगी तो कोई दिक्कत नहीं, वो बोल देगी राष्ट्रपति हटा देगा, संसद की कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं। लेकिन वो नहीं कह रही है तो फिर एक तरीका है कि राष्ट्रपति द्वारा या लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा। तो होता यह है कि लोकसभा को ये लगने लगे कि ये नहीं हट रही है, तो लोकसभा का एक विपक्ष का ही सांसद करेगा, जाहिर सी बात है, लोकसभा का एक विपक्ष का सांसद चलती हुई नेशनल इमरजेंसी को हटाने का एक प्रस्ताव लाएगा। लोकसभा का एक विपक्ष का सांसद चलती हुई नेशनल इमरजेंसी को हटाने का प्रस्ताव लाएगा, ठीक है। अब इस पे वोटिंग होगी, मान के चलो साधारण बहुमत से ही, सिंपल मेजॉरिटी लगाने के लिए कैसा चाहिए था, विशेष नेशनल इमरजेंसी में साधारण बहुमत से ही केवल लोकसभा में अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और उसको इमरजेंसी हटानी ही पड़ेगी। तो ये जो काम होगा अकेले लोकसभा कर सकती है, इसमें राज्यसभा की जरूरत नहीं, और विशेष बहुमत से पास करने की भी जरूरत नहीं, साधारण बहुमत से भी पास कर देगी तो भी इमरजेंसी हटाने के लिए राष्ट्रपति मजबूर हो जाएगा। तो आप, हाँ बस ये तभी हो सकता है जब मिलीजुली सरकार है। साफ बात ये है, कोई भी एक पावरफुल गवर्नमेंट सेंटर में बैठी है तो लगाना और हटाना पूरे उसके इशारों पर ही होगा, एकदम साफ बात है। हाँ ये जो इन्होंने बोला वो भी सही है। अब सिंपल मेजोरिटी हम देखते हैं कि प्रेजेंट कितने लोग हैं। अब मान के चलो यार, मतलब तुम्हारे 543 सांसदों में जाहिर सी बात है 273 सांसद तो एक पार्टी के होंगे और 272 हो सकता है दूसरी पार्टी के हों। उस दिन ऐसे लोग आए हैं 300 लोग, इसमें 200 लोग विपक्षी हों, 100 लोग जो सत्ताधारी दल के हों, वो बच रहे हों, क्योंकि इमरजेंसी वाकई में अगर मान के चलो हटाने की बात हो और वो लोग बचना चाहते हो, नजरें चुराना चाहते हो, तो उस दिन आए ही ना।
तो जाहिर सी बात है उस दिन 300 लोगों में मेजोरिटी इनकी हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे टोटल का 50% ज्यादा नहीं माना जा रहा है, मौजूदा लोगों का 50% ज्यादा में हट जा रहा है, तो हो सकता है, संभव है, अगर उस दिन विपक्षी लोग ज्यादा हैं तो संभव है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं मंजूरी के लिए दोनों सदन चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, और इसे हटाने के लिए एक सदन चाहिए और साधारण बहुमत चाहिए, और ये भी तब जब खुद से नहीं हटा रहे, वरना हटाने के लिए संसद की मंजूरी नहीं चाहिए। किस इमरजेंसी की बात कर रही हूं मैं? नेशनल इमरजेंसी की। स्टेट इमरजेंसी में तो हटाने के लिए संसद का कोई रोल है ही नहीं, राष्ट्रपति जैसे ही देखेगा वहां पे आ गया है कोई शासन, राष्ट्रपति को और सरकार बोलेगी, राष्ट्रपति शासन हट जाएगा। स्टेट इमरजेंसी तो अपने आप हट जाएगी, सब कोई प्रेशराइज हो जाएंगे, जैसी गवर्नमेंट आई मतलब हट जाएंगी, तय बात है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में मैनिपुलेशन को हटाने के लिए अगर सेंटर नहीं आदेश दे रही राष्ट्रपति को, तो ये व्यवस्था की जा सकती है कि लोकसभा में एक प्रस्ताव आएगा, और अगर वो साधारण बहुमत से पारित हो गया तो राष्ट्रपति मजबूर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने के लिए। आप पता है, आप ये सब जो पढ़ रहे हो ये सब 1976 के बाद आया है, ये सब था नहीं पहले। 6 महीने का रिव्यू, ये लोकसभा द्वारा ऐसा किया जा सकता है, ये सब इंदिरा गांधी वाले आपातकाल में नहीं था। उससे बचने के लिए तो ये सब डाला गया है बाद में, सब 1978 के अमेंडमेंट में डाला है। फिलहाल है करके हम पढ़ रहे हैं, उसको हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये वाला जो ये एक सेफगार्ड है कि लोकसभा भी कर सकती है राष्ट्रपति को मजबूर, ये बाद में आया। वरना इंदिरा गांधी के आपातकाल में तो लोगों को लग रहा था ये अनंत काल तक प्रधानमंत्री बनी रहेंगी, कुछ नहीं हो सकता इसका। ठीक है, और लोग बोल रहे थे ना कि लोकतंत्र में वो तानाशाही कर रही हैं, ये सब चीज उस टाइम होने लगी थी। हाँ, मतलब बहुत कुछ इसके ऊपर चल रहा है, तो हम पढ़ेंगे ना वाला जो पूरा किस्सा है, क्यों लगाया था उन्होंने, क्यों इस पर इतना विवाद हुआ, और मतलब इतना प्रभाव। आज आप विकिपीडिया में भी ढूंढोगे इमरजेंसी इन इंडिया, तो यार इमरजेंसी इन इंडिया में उसको आर्टिकल 350 360 बताना चाहिए। इमरजेंसी इन इंडिया में उसको 3 तरह की इमरजेंसी बतानी चाहिए विकिपीडिया में। आप इमरजेंसी इन इंडिया गूगल में टाइप करो, इंदिरा गांधी की तस्वीर देकर के सिर्फ वही इमरजेंसी दिखाता है जो सबसे ज्यादा विवादास्पद है। बल्कि नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी ना भारत में, वो कोई इमरजेंसी नहीं बताएगा, कोई और प्रकार की इमरजेंसी में नहीं बताएगा, सिर्फ वो 1975 वाली इमरजेंसी बताएगा। दैट वाज सो कॉन्ट्रोवर्शियल। ठीक है, तो वो जो है हम पढ़ेंगे जब हम सारे प्रावधान पढ़ लेंगे कि यार इसमें से ऐसी क्या क्या चीज थी जो उसकी इमरजेंसी के बाद आई संविधान में, और वो इतनी विवादित क्यों थी वाली इमरजेंसी। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये वाली चीज समझ में आया आपको कि नॉर्मली सामान्यता किसी भी प्रकार के आपातकाल को हटाना बेहद आसान है। हटाने के लिए संसद की मंजूरी की कहीं पे कोई जरूरत नहीं पड़ती, जैसे लगाने के लिए चल रही थी। हटाने का सिर्फ एक ही प्रोसेस है, हालात ठीक होने पर सरकार राष्ट्रपति को बोलेगी और राष्ट्रपति हटा देगा। हटाने के बाद संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं, वो कोई भी इमरजेंसी क्यों ना हो, यही प्रोसेस। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी केस में सरकार राष्ट्रपति को नहीं बोल रही है, तो प्रावधान है कि लोकसभा का कोई विपक्ष का सांसद हटाने का प्रस्ताव लाएगा, और अगर वो साधारण बहुमत से सिर्फ लोकसभा में पारित हो गया तो राष्ट्रपति मजबूर हो जाएगा इमरजेंसी को हटाने के लिए। क्लियर है चीज? लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही राज्य में सरकार आएगी वहां पे तो राष्ट्रपति और केंद्र सरकार मजबूर हो ही जाएंगे राष्ट्रपति शासन हटाने की। क्लियर है चीज? ठीक है, तो ये हो गया कि लगती कैसी है दोनों तरह की इमरजेंसी, कितने दिनों तक के लिए रहती है, और रिवोक कैसी होती है, हटाई कैसी जा सकती, ये 3। अब आ जाएंगे हम इसके प्रभाव पे, जो अभी नहीं हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं ये टॉपिक कल हमें मोस्ट प्रोबेबली कल कंप्लीट हो जाएगा, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करें ही। ठीक है, कोशिश करें कल आने की, तो कल ही तकरीबन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम इसके प्रभाव पढ़ेंगे, फिर वित्तीय आपातकाल पढ़ेंगे, फिर इंदिरा गांधी वाली आपातकाल, और उसके बाद जो संशोधन हुआ था उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कल का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, इट इज एन ईजी, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। इट इज इंपॉर्टेंट, आपातकाल आपका प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी, इसमें क्वेश्चंस दोनों तरह के आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी अपन डील करेंगे कैसा होगा। चलिए फिर, थैंक यू।